तो डेफिनेटली जो अभी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ में सारा फोकस हमारा एकेडमिक्स बुक्स के ऊपर होता है। हमारा ये जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो कि आपके साथ ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, एजेंडा आइटम्स, वो डिस्कस नहीं किए जाते। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि यह सारी जो चीज़ें हैं, ये स्टूडेंट के साथ हम डिस्कस करें। तो मज़ीद हम टाइम वेस्ट किए बगैर, जो लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि आज हम वेबिनार में क्या सीखने जा रहे हैं, तो उनके साथ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाकी मेरा इंट्रोडक्शन जो है ऑलरेडी अहमद ने भी करवा दिया है, हबीबुर रहमान साहब ने भी करवा दिया। तो मेरे इंट्रोडक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कुछ लोग यहाँ से कुछ टेक अवे हो आज के डिस्कशन का। तो अहमद, आपने मुझे साथ साथ मुझे अपडेट करते जाना है कि जो आपकी मेरी आवाज़ क्लियर है, कहीं भी अगर इंटरप्शन आ रही है वॉइस में वो भी बता दीजिएगा, और अगर स्लाइड्स जो हैं वो क्लियर ना आ रही हो तो फिर वो भी बता दीजिएगा। अहमद, ओके? यस सर। जी जी, अहमद भी बताएंगे, ओके मैं जी, भी चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट देख रहा करते हूँ इंशाल्लाह। हैं। जी हबीबुर रहमान साहब, थैंक यू। अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो जी स्टार्ट है। आपका जो टाइटल है, बड़ा आपने फैसिनेटिंग सा टाइटल रखा हुआ आज के वेबिनार का, कैरियर पाथवे टू इंडस्ट्री। कि जो वो रास्ता जो इंडस्ट्री को जाता है, उसके रास्ते में क्या क्या हमें हर्डल्स आ सकती हैं, उनको आज वेबिनार में हमने डिस्कस करना है। और इंशाल्लाह उनको हम इतने आसान अल्फाज में आपके तक पहुंचाएंगे कि कुछ ना कुछ आप जो सीवी मेकिंग और अदर इश्यूज जो हैं, वो इन दी एंड हम क्वेश्चन भी लेंगे आपके, और जो स्लाइड्स में हैं वो भी हमने अच्छा खासा मटेरियल आपके लिए रखा हुआ है। जी एजेंडा आइटम आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप, डिस्कशन सीवी, जॉब हंटिंग, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। इसके ऊपर हम डिटेल अभी डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और आते ही कहते हैं जी हम आए हैं फलां यूनिवर्सिटी से और हमें किसी तरह से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स दे दें, तो स्टूडेंट उस वक्त क्या सोच रहे होते हैं? बहुत सारे अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है हमारा ये सुनते सुनते स्टूडेंट से, कि बस वो शायद ये सोच रहे होते हैं कि ये जो हमारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, इसी की बेस पे हमें जॉब मिल जाएगी, और अगर ये हमारी सीवी में नहीं होगा तो शायद हमें कोई जॉब ही नहीं देगा। इस तरह की थिंकिंग होती है। और उनका लर्निंग की तरफ जो इंडस्ट्री के अंदर वो आते हैं 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए, वो उनका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हमने कुछ यहाँ से सीख के जाना है, और हम उन्हें कह रहे होते हैं कुछ सीख लें। अच्छा, अभी ये तो वो थी जो स्टूडेंट्स की थिंकिंग थी कि वो सोच रहे होते हैं कि बस जॉब इसी पे शायद बेस करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपके साथ ये शेयर करने लगा हूँ कि जो स्टूडेंट सोच रहे हैं और एक्चुअल क्या है। अच्छा, अभी इसका इंटर्नशिप जो एक सर्टिफिकेट है, उसको हम साइड पर रखते हैं और ये देखते हैं जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो वो आपको क्या फ़ायदा दे सकती है। देखिए, जो भी आप बुक्स में स्टडी करते हैं, हबीबुर रहमान साहब जैसे कई आपको डॉक्टर्स पीएचडी पढ़ाते हैं, नो डाउट कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन क्या है कि जो हमारी बुक्स हैं, उनकी जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, अगर किसी ने लिखी हैं, उसकी प्रैक्टिकल जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं इंडस्ट्री के अंदर। जब तक आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड आप अपने कॉन्सेप्ट ग्रैब नहीं करेंगे, जो बुक्स में लिखा है उसको लिंक नहीं करेंगे इंडस्ट्री के साथ, तो आपका ये जो नॉलेज है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसका आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप इंटर्नशिप के अंदर आके आप उसका अगर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर लेते हैं तो उसका आपको उससे फ़ायदा होने वाला है। अदनान साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अभी इंटरप्ट हो गई है। यस सर। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपकी।
आई थिंक नेट इशू है काइंडली पेशेंस रखें, हमारे स्पीकर अभी आ जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं मीन वाइल मिनट और 2 मिनट में। जी अच्छा अभी इमरान साहब अहमद, आते हैं। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। जी सर। अच्छा अहमद, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आवाज कोई इंटरप्शन भी आ रही तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अभी जो है मुझे बताएं हम कहाँ पे थे, किस स्लाइड पे थे? बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करें। सर इंटर्नशिप की इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं। अभी स्टार्ट की थी हम लोगों ने। जी सर स्टार्ट। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अभी जल्दी से वाइंड अप करते हैं ताकि जो टाइम हमारा वेस्ट हो गया ताकि हम उसको रिकवर कर सकें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे दिया जाए और बस हमें जो 3 वीक या 2 वीक की मैं एक इंटर्नशिप लेके आए, प्रूव करवा के हमने वो इंटर्नशिप नहीं करनी, हमें वो सर्टिफिकेट दे दिया जाए। अभी मेरा पॉइंट ये है कि जो लोग इस तरह इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद हमें जॉब ही इसी बेस पे मिल जानी है, हालांकि ऐसे हरगिज नहीं होता। और ये भी एक बात याद रखिए कि सीवी जो है, सीवी आपको कभी जॉब नहीं दिलवाती। आपको एक कॉल लेटर तो आ सकता है, उसकी बेस पे एक कॉल तो आ सकती है कि प्लीज कम फॉर इंटरव्यू और कम फॉर टेस्ट, ये तो हो सकता है। ये कभी भी नहीं होगा कि आपको ले जी आपकी सीवी बहुत अच्छी है, प्लीज गेट योर जॉब, ऐसे कभी नहीं होगा। अच्छा, इंटर्नशिप जो करने आते हैं स्टूडेंट, वो इस मेंटेलिटी के साथ आते हैं कि हमने बस सर्टिफिकेट लेना है, हमने सीवी के साथ लगाना है और बस हमें जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अभी मेरा जो पॉइंट ये है कि जो सीवी जो है, सीवी के अंदर जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो लिखा हुआ, जिसने लिखा कि मैंने इंटर्नशिप की है, उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट कर सकता है। ट्रबल इस तरह क्रिएट कर सकता है कि जैसे मेरे फ्रेंड थे, वो कह रहे कि मैंने एक जगह पे इंटर्नशिप की नहीं और वहां से एक सर्टिफिकेट मैंने बनवा लिया और सर्टिफिकेट मैंने जाके अटैच किया और इंटरव्यू अदनान देने साहब चला गया, आपको मुझे इंटरव्यू की कॉल आई। इंटरप्ट कर रहा हूँ अदनान साहब, एक्सक्यूज मी, आपकी पीपीटी जी नजर जी, नहीं आ रही हमें। क्या नहीं आ रही? पीपीटी आपकी सामने नजर नहीं आ रही अहमद, मेरे ख्याल नजर नहीं यस आ रही सर। आपकी तस्वीर अहमद आ रही है यस मुझे सर। तो। इनकी पीपीटी हाईलाइट करें ना अदनान साहब की स्क्रीन यस आप, मेरे ख्याल सर। में। अहमद, मैं यस आपको सर। पीपीटी शेयर कर दूं, आप डिस्प्ले करो अपनी तरफ से। जी सर। ठीक है, यस सर। हबीब साहब आप अहमद को जरा पीपीटी शेयर कीजिएगा। जी मैं करता हूँ। अच्छा, अभी अभी अहमद शो हो रही है पीपीटीज? नो सर। अभी भी नहीं हो रही? यस सर। अहमद आपको व्हाट्सएप की है अहमद, मैंने डाउनलोड हो जाएगी वहाँ आपके पास पीसी में। यस सर। अदनान साहब आप अपनी शेयर कर दें, वो हो जाएगी ना मेरे ख्याल में, आप अपनी शेयर करें बस। जी जी, मैं कर रहा हूँ। वैसे बैकअप के तौर पे अहमद को मैंने शेयर कर दी है, लेकिन आप फिलहाल अपनी स्क्रीन करें, मेरे ख्याल वो बेहतर रहेगा। जी अहमद, देख पा रहे हैं आप? जी आप ठीक है, आप बिल्कुल नजर आ रही है। अहमद ठीक है? यस सर। अब यस सर अब आ रही है। अच्छा, जिस दिन आप लोगों ने कोई काम करना हो ना, बड़ा काम जैसे आज हम कर रहे हैं, उसी दिन सारी इंटरप्शन उसी दिन आती है। इंटरनेट की इंटरप्शन भी आज ही है, डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये भी आज ही है, सारी इंटरप्शन आज ही हमें फील हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मेरे फ्रेंड की, तो वो इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने जैसे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और ये सारा सीवी उनके सामने रखी, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ही इंटर्नशिप सर्टिफिकेट से कर लिया। ठीक है, उन्होंने कहा जी अच्छा आपने ये इंटर्नशिप की हुई है?
तो ठीक है हमें ये बताएं। तो वो तो उनको पता नहीं था, तो बस उसके बाद उन्होंने एक दो क्वेश्चन उसी से किए और उनको नहीं आता था, और उनको उन्होंने उसके बाद कुछ जब डिफरेंट फील्ड से क्वेश्चन किए, डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए, तो उसने आंसर भी किया लेकिन उन्होंने टिक नहीं किया। तो उसका टेक अवे ये था, उसने कहा यार ये जो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए कि मैंने इंटर्नशिप की है, और जस्ट सर्टिफिकेट वाले को बिल्कुल नहीं शो करना चाहिए। अच्छा, ये तो वो लोग, वो मैं एक ऐसे दोस्त की एग्जांपल दे रहा था जो कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उसने जस्ट कहीं से लिया हुआ था, और वो उन्होंने खुद से उसके ऊपर कोई अच्छी इंडस्ट्री के अंदर कुछ लर्निंग नहीं की हुई थी। अभी मैं उससे एक स्टूडेंट की बात करता हूँ जो कि इंटर्नशिप करने गया, और उसने वहाँ पे जाके अच्छा खासा अपना जो पसीना निकाला और अच्छा उसने लर्निंग की वहाँ से, ठीक है। उसकी अभी वो देखें उसकी लाख, अगर कोई एक स्टूडेंट जाता है और उसी से उसे इंटर्नशिप के बारे में पूछा जाता है, और उसके सारे क्वेश्चन इंटर्नशिप से ही पूछे जाते हैं, तो उसका देखें कि एक स्टूडेंट है 40 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वो पढ़ता है, और लेकिन उसका सारा जो इंटरव्यू था वो इंटर्नशिप में ही पूछ लिया जाता है, और वो उसके लिए कितना ईजी हो गया वो इंटरव्यू। और उसकी एक ऐसा इंप्रेशन, ये भी इंप्रेशन भी जाता है कि यार इस लड़के को 2-3 वीक जो इंडस्ट्री के अंदर मिले हैं टाइम के लिए, उसने वो भी वेस्ट नहीं किए, और इतना कुछ गेन करके आगे है ये लड़का। और अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो ये कितना कुछ हमारे लिए परफॉर्म कर सकता है, हमारे गोल अचीव करने में कितनी हमारी हेल्प करेगा। तो ये तो मेरा ये पॉइंट था कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, वो लोग जो ये कहते फिरते हैं कि इंटर्नशिप जरूरी है, सर्टिफिकेट चाहे लेके अटैच कर दो, बिल्कुल ऐसा कुछ ना करें। इंटर्नशिप अगर कर ली है, अच्छे से किया तो वो करें, अदरवाइज वो ऐसा कुछ ना करें। ठीक हो गया। अहमद, अभी तक आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। यस सर ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वाली सारी डिस्कशन हमने कर ली। अभी हम करते हैं डिस्कशन सीवी कि हमारी सीवी जो है वो सीवी किस तरह की होनी चाहिए हमारी। अच्छा, अब हमारा टेक अवे क्या है यहाँ तक कि हमने बिल्कुल जो झूठे मूठे जो है हमारे इंटर्नशिप हम सर्टिफिकेट ले लेते हैं वो बिल्कुल नहीं लगाने, वो हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमारी सीवी कैसी होनी चाहिए। सीवी सबसे पहले तो ये कि आपकी सीवी आपने खुद से किसी वर्ड वगैरह में नहीं बनानी है, बस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, कोई भी इसी तरह कोई भी जो आपके डेस्कटॉप पीसी के अंदर कुछ भी इंस्टॉल है आपने उस पर नहीं बनानी। आप ऑनलाइन सीवी मेकर्स अवेलेबल हैं, वो अभी आपको लिंक, जो बाद में आपको लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, वो वाले लिंक आपने उन लिंक से सीवी बनानी है, उससे अट्रैक्टिव सीवी बनानी है, उससे बड़ी अट्रैक्टिव सीवी बनती है। और आपकी सीवी जो है वो एक पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप यू आर फ्रेशर और जस्ट पासिंग आउट योर यूनिवर्सिटी, तो आपका एक पेज से ज्यादा सीवी नहीं होनी चाहिए। आपकी बहुत ही ज्यादा कोई अचीवमेंट्स हैं कि आपने स्टडी के दौरान इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स कर ली कि आप कह रहे हैं जी एक पेज पर पूरी नहीं आ रही तो मुझे 2 पेज चाहिए, तो फिर भी कोशिश करें 1.5 पेज पे इसको क्लोज करें। अच्छा, उसकी रीजन सुन लें क्यों ऐसे क्लोज क्यों करनी है, क्योंकि जो भी आप अगर गूगल भी करेंगे तो शायद गूगल भी आपको बता देगा, अगर मैनेजमेंट की जितनी बुक्स है उस एचआर से रिलेटेड जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है उसके अंदर लिखा हुआ क्लियरली कि जो रिक्रूटर्स हैं दे ओनली गिव 45 सेकंड्स टू योर सीवी टू असेस। आपकी सीवी को इतनी देर में जस्ट असेस करते हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये भी बहुत ज्यादा टाइम इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि एक एवरेज टाइम दिया जाता है। क्योंकि इतना, अब देखें, आप खुद ही देखें, अगर मैं आपको 10,000 सीवीज देता हूँ कि ये वाली सीवीज हैं, आप मुझे इसमें से 100 सीवी निकाल के दें, मैंने इनको टेस्ट के लिए कॉल करना है, तो आप कैसे सीवी पिक एंड चूज क्या रखेंगे? ठीक है, तो आप सीवी वही रखें, एक शार्ट सी होगी जिसकी इन्फॉर्मेशन बड़ी एविडेंट होगी, अपेरेंट होगी, आप देखते ही समझ जाएंगे कि अच्छा ये इसकी परसेंटेज है, ये इसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। तो आप इतना ज्यादा टाइम कोई नहीं दोगे उसको सीवी के, आप ढूंढ के उसकी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करोगे कि यार इस बंदे ने 4 पेज की सीवी है तो मैं ढूंढ के ले इसकी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप सीवी को शार्ट रखिए। ऑब्जेक्टिव मैंने देखे हैं, ऑब्जेक्टिव बड़े 3-4 लाइंस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैं ये कहूंगा कि योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी वन लाइनर, एक लाइन का होने चाहिए, बहुत ज्यादा तो 1.25 लाइन पे आप चले जाएं। और ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा होना चाहिए, बड़ा सोच समझ के अपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, और आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए। अहमद, सुन रहे हैं ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी सर आ रही है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आपका वन लाइनर होना चाहिए। मैं कुछ सीरीज के अभी आपको सैंपल्स भी दिखाऊंगा, उसमें सीरीज के ऑब्जेक्टिव ऐसे लिखे हुए हैं कि जैसे हमने लाइफ में ये 4 साल की इंजीनियरिंग में सब कुछ अचीव कर लिया, और ऐसा नहीं होता। जैसे फर्स्ट करें कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्टिव में कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ मल्टी
नेशनल कंपनी। अभी मैं और जब इंटरव्यू देने जाता हूँ मैं आगे आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप जहाँ पहली जॉब जैसे भी मिलती है वो जॉब आप ले लें, वो वाली जॉब, क्योंकि पहली जॉब है वो बाय चांस मिलती है, वो बाय चांस ले लें। उसके बाद जो है आपकी चॉइस लाइफ के अंदर शुरू होती है। आप कुछ लर्न तो करें ना, आप टेक्निकल को लर्न करेंगे, आप किसी कंपनी को डिलीवर करने के काबिल हो जाएंगे, तभी आप तो आपको कोई लेगा, तो तब आप बड़ी सीवी भी बना लेना। तब तक आप ऑब्जेक्टिव जो छोटा रखो कि मैंने अपनी टेक्निकल नॉलेज को अप्लाई करना है, और सॉरी थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करके टेक्निकल नॉलेज गेन करना है, इसके अराउंड ही घुमाएं। मल्टीनेशनल कंपनी की मैं एग्जांपल दे रहा था, आपने ऑब्जेक्टिव में लिख दिया कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, और आप वहां पे जाते हैं किसी लोकल सी कंपनी में जाते हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव देख के कहता है कि आपने तो लिखा है कि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, तो आप एक लोकल कंपनी में क्यों आए हो? वो आपको इधर ही फंसा लेगा। तो बड़ा ही आपने सोच समझ के ऑब्जेक्टिव रखना है। इंटरव्यू के अंदर फंसाने के लिए कोई मसला ही नहीं होता। आप जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में टाइम गुजारा होता है, वो तो डेली ऐसे मैटर्स देख रहे होते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो एक सेकंड में आपको उधर ही फंसा लेंगे। तो कोशिश ये करना है कि आपने सारी चीजें सोच समझ के रखनी है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगा सीवी बनेगी कैसे, या पॉइंट नोट कर लें कि आपने सीवी बनाते हुए सारा रखना है, अपने फोकस में रखना। इसके बाद ईमेल आईडी जो स्टूडेंट्स है टू बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन योर फ्यूचर, तो आपको अभी से मैं आपको ये कहूँ कि आप ईमेल आईडी जो मस्ट हैव सम प्रोफेशनल लुक। लाइक मेरा आप ईमेल आईडी देखें अगर, बड़ा सिंपल सा, इंजीनियर अदनान बशीर @yahoo.com। आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पबजी किंग मुल्तान सुल्तान @yahoo.com। तो ये वाले ईमेल आईडी आपने सीवी के अंदर नहीं शो करने होते। ये स्टूडेंट लाइफ तक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपने उसके बाद इसको शो नहीं करना। ये भी एक प्रोफेशनल, आपकी कोशिश ये करनी है आपके नेम बेस्ड एक ईमेल आईडी होना चाहिए आपका। ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर की बात मैं करूँ, एक तो एड्रेस आप बार बार एड्रेस चेंज नहीं करना, और आपने अपना सेल नंबर जो है वो एक ही सेल नंबर देना। दो सिमें आपने अगर रखी हुई है तो सीवी वाले को नहीं दो सिमें देनी आपने, ठीक है। वहां पे वो इतने मैं बता रहा हूँ कि इतना टाइम किसी कंपनी के पास नहीं होता है कि वो डाटा आपका ढूंढ के और आपको कॉन्टेक्ट करता रहे। उसको भाई इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके पास बहुत है, बहुत लोग बैठे हुए। आप इसकी एग्जांपल ऐसी देख लें कि आपको सीवी इतनी अच्छी क्यों बनानी है, इतनी मींस के ऐसी सीवी क्यों बनानी है, क्या मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन बस सामने पड़ी उठा ले। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जैसे आप कभी गए जहाँ पे मजदूर वगैरह, आप अगर कभी किसी ने कंस्ट्रक्शन करवाई है तो आपने देखा होगा मजदूर वगैरह वहाँ पे होते हैं, तो उस जगह को पीढ़ी कहते हैं, पंजाबी में पीढ़ी कहते हैं, उर्दू का मुझे पता नहीं है, किसी और लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो अच्छा, वहां पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, यार ये बंदा नहीं, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। तो इस टाइम मार्केट के अंदर इतने इंजीनियर्स हैं कि भाई उनको कोई जरूरत नहीं है कि एक स्पेसिफिक इंजीनियर के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करें। जैसे आप एक मजदूर के ऊपर इतना टाइम नहीं लगाते ना, इसी तरह आप इतना टाइम आपकी सीवी पे भी कोई नहीं लगाएगा, और आपको इंटरव्यू के अंदर भी इतना टाइम कोई नहीं देगा। इसके इंटरव्यू की बात भी हम करेंगे। तो आपकी अच्छा, अवॉइड पैराग्राफिंग। सीवी के अंदर पैराग्राफ यूज नहीं करने, आपने स्टोरियां नहीं लिखनी, स्टोरी भी नहीं लिखनी। अगर फर्ज करें कोई इन्फॉर्मेशन है यू हैव इन 3 और 4 लाइंस, तो उसको भाई 2-3 बुलेट्स में करो। उसके सब्जेक्ट वर्ब उसमें रहे, सब्जेक्ट उड़ा दो, ऑब्जेक्ट उड़ा दो, सिंपल सा सेंटेंस करो। जैसे मैं यहाँ पे लिखा अवॉइड पैराग्राफ, तो अगर मैं ये लिखता यू हैव टू अवॉइड पैराग्राफ इन योर सीवी, तो क्या बन जाता है, इतना लंबा नहीं बन जाता। तो आपने इसको शॉर्ट रखना है। वो बस इन्फॉर्मेशन उसको जो चाहिए वो खुद ही निकाल लेगा, अगला बंदा एक्सपर्ट बैठे होते हैं आगे। अच्छा जी, आगे है बुलेट्स एंड जस्टिफाइड। जो बुलेट्स है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेट्स में होनी चाहिए। जस्टिफाइड का मतलब हरगिज मैंने ये नहीं कि वो आप जस्टिफाइड हो जाए। कैमस ऑफिस के अंदर एक ऑप्शन होता है कि जस्टिफाई कर लो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, ये मेरा मतलब नहीं है। आपने जो भी लिखा है, यू मस्ट हैव टू बी एबल टू जस्टिफाई योर इन्फॉर्मेशन। आपसे जब इंटरव्यू में से पूछा जाएगा तो आप इस काबिल हों कि आप जस्टिफाई कर लें, हाँ जी ये मैंने सीवी में लिखा, ये मुझे आता है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दी, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, नेवर ऐड योर फेक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट टू योर सीवी, ठीक है। उसी की ये कंटिन्यूशन है कि जस्टिफाई करें अपनी एक एक वर्ड को अपनी सीवी के अंदर जस्टिफाई करना है। वही हिसाब रख लें कि कोई भी मजदूर आपको जब लेने जाते हैं आप, तो आप जब मजदूर की ज्यादा बातें नहीं सुनते तो आपका कोई रिक्रूटर भी आपकी ज्यादा बातें ना सुनेगा ना पढ़ेगा। नो टू एग्जैजरेशन, किसी तरह की एग्जैजरेशन सीवी के अंदर नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि मैं आई वांट टू बी पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ
या अल्लाह पाक किसी तरह जॉब दे दे, कोई जॉब दे दे, और दिल में हमारी ये दुआ है, और हम पर ऑब्जेक्टिव हमने किसी का कॉपी करके लिख लिया, किसी प्रोफेशनल का या किसी ऐसे बंदे का जो किसी हाई फाई फैमिली का है, जिसको जॉब से लेना था नहीं, बस उसने सीवी ऐसी बना लिया और उसका प्रोग्राम शायद ये है वो एमएस करेगा। तो भाई आपने सीवी अपने लेवल की बनानी, मैंने कहा है ना, इंफॉर्मेशन आपने जस्टिफाई करनी। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक दो सीवीज दिखाता हूँ, फिर आप वो सीवी देखिएगा। अहमद, आवाज आ रही है आपको? जी यस सर, आ रही है सर। अच्छा अहमद, अभी मैं सीवीज, अभी मैं इसको करने लगा हूँ, अपनी डाउन करने लगा, और मैं आपको दिखाता हूँ सीवीज। ठीक है, वो सीवीज आप जब मुझे आपको बिल्कुल सही से डिस्प्ले हो रही हो तो आपने वो मुझे बताना कि सर मुझे बिल्कुल क्लियर है, और बाकी लोगों की स्क्रीन पे क्लियर आ रही होगी। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है, अभी मैंने सीवी ओपन कर ली है। अहमद, आप ये सीवी देख रहे हैं? नजर आ रही है आपको? अबाउट मी नजर आ रहा है इसका? कैन यू रीड दिस फॉर मी? प्लीज रीड फर्स्ट लाइन। A mechanical engineering graduate who is seeking to find the opportunity to find in a fun, challenging working environment that will encourage ओके, him थैंक यू अहमद। to- अहमद थैंक यू। मैं ये चाह रहा था कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ तो आपको अगर नजर आ रही है तो इट मीन सबको नजर आ रही है। अब इसका देखें, अब इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव देखें, 5 लेन्स का ऑब्जेक्टिव है। 5 लेन्स के ऑब्जेक्टिव हर कौन पढ़ेगा? मुझे, मेरे पास एक 10,000 सीवीज पड़ी हुई, मैं इस लड़के का 5 लाइन का ऑब्जेक्टिव बैठ के पढ़ता रहूँ? तो भाई आपने अपना ऑब्जेक्टिव, इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, मैंने रीड की है, लेकिन आपको इसको डेड लाइन पे लेके आना है। डेड लाइन पे कैसे लेके आना है, एंड पे आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे डेड लाइन पे आते हैं। सही हो गया। अब इसका वर्क एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रेशर है। ठीक है, फ्रेशर है। वर्क एक्सपीरियंस देखें कहाँ से शुरू हुआ, इंटर्नशिप दिस, देखें जी 6 लाइनें, फिर इंटर्नशिप। ठीक हो गया, ये देख रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन। इसकी इन्फॉर्मेशन आप अगर रीड कर सकें, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट द प्रोडक्ट्स मीट कंपनी स्टैंडर्ड्स। ये एक लड़का इंटर्नशिप के लिए गया है और अपनी सीवी के अंदर क्या डाल रहा है कि मैं वहां पे इस चीज को इंश्योर कर रहा था जो कंपनी का प्रोडक्ट है एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर ये वही बात होगी जो मैं कह रहा हूँ कि फेक इन्फॉर्मेशन से अवॉइड करें, एग्जैजरेशन से अवॉइड करें। आपको जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो आप इस काबिल नहीं होते कि कंपनी के प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकें और आपको एज पर स्टैंडर्ड आप उसको इंस्पेक्ट कर सके। इस तरह की फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। हम सबको पता होता है, बीइंग ए प्रोफेशनल के एक स्टूडेंट जो इंटर्नशिप करके आया है उसने क्या क्या वहां पे देखा होगा, हमें बहुत अच्छे से मालूम होता है। और हमें पता है ये जो सारी है, ये एक प्रोफेशनल जो है, जो क्वालिटी इंजीनियर एक काम कर रहा है, उसको भी 5-6 साल बाद ये सारी इस तरह का डेजिग्नेशन दिया जाता है कि आप ये कर लो। ठीक हो गया, तो इससे अवॉइड करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब ये देखें इंफॉर्मेशन, इसकी एजुकेशन की इंफॉर्मेशन ये शुरू होने लगी है। और जनाब ये इसने एक नीचे होगी। अच्छा ये देखें, अभी इसकी उर्दू वाली लैंग्वेज देख लें। इसे उर्दू वाली लैंग्वेज लिखा कि मुझे लैंग्वेज स्किल है। भाई पाकिस्तान में हो तो उर्दू किसको नहीं आती? ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स में वो लैंग्वेज लिखें जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, जैसे इंग्लिश है, टर्किश ठीक है, इस लड़के को आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसे अवॉइड करें। सीवी को शॉर्ट रखने की स्किल्स बता रहा हूँ आपको। सही है, ये यहाँ पे इसके शुरू हो गए हैं जनाब, ऑनर्स एंड अवार्ड्स देखें। ठीक है, ऑनर्स अवार्ड्स होते हैं इंसान के लिए, उसको आप शॉर्ट करें। अगर इस लड़के बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं तो आप इन अचीवमेंट्स को 2 पेजेस पे ले जाए, लेकिन इस लड़के की 4 पेजेस की सीवी है। सही हो गया। और एंड में आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, रिकमेंडेशन इसकी हाफ पेज की रिकमेंडेशन है। आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं चाहिए होती एज अ फ्रेशर। ठीक है, आपने अगर रिकमेंडेशन लिखनी है तो आप जस्ट उनका नेम लिखें। आप ऐसे इनका इतना इंट्रोडक्शन ना लिख दें कि आपको ऐसे लग जाए, रिक्रूटर को ऐसे लगना चाहिए कि ये शायद जो सीवी है ये उनकी है जिनका ये इंट्रोडक्शन लिख रहा है। सही हो गया। अहमद क्लियर है यहाँ पे? यस सर। अभी अब मैं आपको दूसरी सीवी दिखाने लगा हूँ जल्दी से, फिर हम इसको क्लोज करके मैं सिर्फ सैंपल आपको दिखाना चाह रहा था। अच्छा जी, अहमद आप इसके पर्सनल ये प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं इस लड़के के, आप क्लियर है यहाँ पे? नो सर, थोड़ा जूम कर लें अभी जी चले मैं जो पॉइंट नजर नहीं आ रही, बताना चाह रहा हूँ ये देखें कि ये आप देखें कि ये पर्सनल प्रोजेक्ट जो है इस लड़के के, इसने ना 6-7 को प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो 6-7 प्रोजेक्ट्स है ना, आपको हरगिज ये जरूरत नहीं होती कि आप उसको एक लाइन के अंदर लिख दें। आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो फोकस होता है आपका, आपने उसको सेपरेट रखना है।
और उसकी बुलेट्स में 3-4 आपने उसको इंट्रोडक्शन करना है कि ये मैंने फाइनल प्रोजेक्ट में ये किया है। सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट की एक हेडिंग बनाएं और उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे लिखे कि आपने इतने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स किए। वही बात ये आपको पिक करने में हेल्प करेगी। कैसे कि अभी अगर रिक्रूटर की डायरेक्ट इस पे नजर पड़ जाए कि यार अच्छा इसने 6 प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये उसके लिए इजी है कि वो यहाँ से प्रोजेक्ट बैठ के काउंट करता रहे। आपने उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है रिक्रूटर की, किसी तरह से वो आपकी सीवी के ऊपर रुके तो सही। ठीक है, तो ये रोकने के लिए तरीका है कि आप अपनी नंबरिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, किया अच्छा इतने या 6-7 प्रोजेक्ट्स है, इस तरह ऐसे लग रहा है एक ही प्रोजेक्ट है, तो ऐसे करके आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। और लोकल टाइप इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना डालें, जैसे ये जो मेरे पास सीवी है इसके अंदर इसने लिखा हुआ है अ मेंबर ऑफ कारवान इकबाल सादिकाबाद। सादिकाबाद सिटी का नाम है। आप जो भी इंफॉर्मेशन इसमें डालनी है, चाहे आपकी अचीवमेंट्स हैं, चाहे आपकी सोशल अचीवमेंट है, चाहे यूनिवर्सिटी बेस्ड अचीवमेंट, कोशिश ये करना है कि आपने यूनिवर्सिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। आपने किसी सिटी अदर देन योर यूनिवर्सिटी उस इन्फॉर्मेशन में ना जाएं, वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती। आप अपनी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक करें, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगर कारवान इकबाल इसने करना तो कारवान इकबाल मेंबर ऑफ कारवान इकबाल एट यूटी टेक्सला ऐसे कर लें आप, सही है। तो इन्फॉर्मेशन को आप थोड़ा सा उस तरह करें कि जो एक रिक्रूटर की अटेंशन ग्रैब करे, कोई नेगेटिव पॉइंट उसके छोड़े नहीं। अच्छा, और आपने कंसाइजनेस जो है वो सीवी के अंदर वो रखनी है, और जो भी आप इंटर्नशिप करते हैं उसके पॉइंट्स को अपने बुलेट्स में शो करना है। इस लड़के ने ये नहीं बताया कि इंटर्नशिप में क्या किया है, और वही वाली आपकी जो इंटर्नशिप है वो ऐसे अपने पॉइंट्स नहीं दे उसको दे जाने कि ओपन ग्राउंड ना दे दे उसको, कि वो आपको आप उसको फुल टास्क ना दे दें कि वो मारे आपको बहुत ज्यादा, वो मारेगा आपको बहुत ज्यादा। कि अगर आप ऐसे पॉइंट दे देते हैं कि मैं इस इंटर्नशिप के दौरान ही प्रोडक्ट जो कंपनी का प्रोडक्ट था उसको एज पर स्टैंडर्ड के लिए इंस्पेक्शन करने लग गया था, ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अहमद, जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ आप मुझे बता दीजिएगा कि हम अब आपको क्लियर शो हो रहा है, सही है? यस सर। जॉब हंटिंग आ गई है आपके सामने? यस सर, क्लियर है। चलिए अभी जॉब हंटिंग पे ठीक हो गया। जॉब हंटिंग पे बात करते हैं। जॉब हंटिंग का मतलब ये होता है कि जॉब सीकिंग, जॉब सर्चिंग, मतलब जॉब ढूंढने को जॉब हंटिंग कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे आसान जो जॉब हंटिंग इतना मुश्किल काम है नहीं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो कैसे। कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपने ये नहीं कहना कि आप क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते हो, आप स्नूकर बड़ी अच्छी खेलते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, ये आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है, इंटरव्यू के दौरान आपकी हो सकती है। आपने क्या करना है, जितने भी इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं दैट गोज राउंड एंड राउंड अबाउट 5 to 6 सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, उसमें मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर्स वगैरह कर ले, सही हो गया। ये वाले वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप अगर किसी इंडस्ट्री में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाना चाह रहे हैं तो आपने वो वाले करने हैं। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन के कुछ 4-5 सब्जेक्ट होते हैं मेन मेन, आपने वो करने हैं जब आपने जॉब हंटिंग करनी है, जॉब ढूंढनी है। अच्छा, उसका फायदा ये होगा कि आप जब अपनी आपको स्ट्रेंथ पता होगा कि यार आप इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप उस तरह की जॉब ढूंढें और उसी की तरह की आपको सीवी बनानी है, ठीक हो गया। अगला देखिए, मैंने अभी सीवी डिस्कस करके आया हूं, आगे मैं क्या कर रहा हूँ डिस्कस, कवर लेटर और रिज्यूमे। आप कहेंगे कि यार जॉब ढूंढने के दौरान आपको सीवी और कवर लेटर की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, जब आपने जॉब ढूंढ ली कि मैंने इसके लिए अप्लाई करना है, होता क्या है कि स्टूडेंट अपना उसके फ्रेंड के कॉल आती है, यार एक जॉब आई है, सीवी भेज दे, मैं आपकी भी भेज देता हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपने कोई भी जॉब है, जब आपने उस जॉब को देख लेते हैं किसी न्यूज़पेपर में, आगे हम डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ हम अब देख सकते हैं ना सीवी जॉब्स। तो आप फर्ज कर लिंक्डइन पे है, तो आपको एक जॉब मिली और आपने उसके क्या चीज़ें देखनी है? आपने उसकी देखनी है जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन देखना है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन लिख के देती है, एडवर्टाइज करती है कि भाई हमें ये इन क्वालिटीज वाला बंदा हमें चाहिए, इन क्वालिटीज वाला इंजीनियर हमें चाहिए। जेडी ये होता है कि बताता है, जॉब डिस्क्रिप्शन को जेडी कहते हैं, याद कर लें, फ्यूचर में बहुत आपका वास्ता पड़ेगा। जेडी ये आपको बताएगा कि आप की जो जॉब है, आपसे किस तरह की जॉब्स करवाई जाएगी इंडस्ट्री के अंदर, जो आपसे काम लिया जाएगा। आसान अल्फाज में, आपने जो अपना कवर लेटर, अपनी सीवी है, जैसे हमने जेडी देखनी है, आपने अपनी सीवी उस तरह डिजाइन कर लेनी कि कुछ पॉइंट्स आपके वो वाले भी हों
जैसे फर्ज करें कि मुझे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए दैट विल बी असाइंड द ड्यूटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, और इस तरह कहने के ब्रेकर्स भी इन्वॉल्व हो जाए उसके, आप ब्रेकर्स भी करेंगे आप। तो आपने क्या करना है, अपने मेन सब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर कवर लेटर बनाना। अब कवर लेटर समझे क्या होता है। कवर लेटर आपने यहाँ से जब वेबिनार खत्म होगा तो आपने क्या करना है, गूगल करना है वेबिनार सॉरी कवर लेटर, और आपने कवर लेटर की पहले थीम को समझना कि कवर लेटर क्या होता है। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ, फिर आप बनाइएगा उसको। कवर लेटर ये होता है कि जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है और जो जेडी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे मांगा कि आपसे हम ये काम करवाएंगे, मींस उसकी बेस पे आपकी जो स्किल्स हैं आपको वो चाहिए ना इंडस्ट्री को। आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, उन्होंने बंदा वो चाहिए जो मोटर्स और जनरेटर वगैरह पे काम करे, और आपकी ये है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़े हुए आपने इन दोनों को अलाइन करके अपना कवर लेटर बनाना है। उसके अंदर आपने अपनी स्किल्स या सीजीपीए नहीं बताने बैठ जाना, आपने ये बताना है कि मेरी जो स्टडी है यूनिवर्सिटी की, वो ये वाली जो जॉब है इसके साथ इस तरह अलाइन होती है, ठीक है। आपने कवर लेटर अपना इस तरह बनाना है। फिर सीवी को भी आपने मॉडिफाई करना है। आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करें उससे रिलेटेड आपने अपना सीवी का ऑब्जेक्टिव उस तरह कर दें। अच्छा, वो कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा? आपने क्या करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे आपने जाना है, उस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आपने स्टडी करना है, और स्टडी करके आप कवर लेटर और सीवी इजीली अपडेट कर सकते हैं। तो थोड़ा देखिए ना, जॉब चाहिए तो थोड़ा सा आपको कस्टमाइज्ड सीवी बनानी है। आपने एक सीवी नहीं, वन प्रोडक्ट फॉर ऑल कभी भी कामयाब नहीं होता। तो आपने कस्टमाइज प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। वो सीवी आपका एक प्रोडक्ट है, आपने आपकी तरफ से जो चाह रहा है, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने कवर लेटर और रिज्यूमे। अच्छा, क्वेश्चन ये कि अगर वो सिर्फ सीवी मांगता है, रिज्यूमे मांगता है, तो आपको कवर लेटर भेजना है? कोशिश करें कवर लेटर भेजें, क्योंकि वही बात कि आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो कवर लेटर से देख ले। कवर लेटर एक पैराग्राफ का होता है, 5-6 लाइनों का ना, वहाँ से अंदाजा कर लेगा कि अच्छा ये स्टूडेंट ऐसे हमारी जॉब के साथ ऐसे इसकी स्किल जो है लाइन हो रही है। अच्छा, ये आगे मैंने जो लिखा है टेलर्ड कवर लेटर रिज्यूमे, ये मैंने आपको इस तरह एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्सिटी आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्टडी की हुई हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, उनको जॉब जेडी के साथ कैसे आपने कस्टमाइज करना है। टेलर्ड इस वजह से मैंने ये यूज किया, ये वाला पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शार्पन योर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल जो आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स हैं वो आपने इंप्रूव करनी है। अच्छा, अभी ये आप सोच रहे होंगे कि यार राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो हमें वो इंग्लिश स्पोकन वाली इंग्लिश कहाँ चाहिए, उसकी क्या जिक्र नहीं करना, उसका हम आगे अलग से जिक्र करना है। अभी हम जॉब हंटिंग के ऊपर हैं, तो हमें राइटिंग स्किल्स आपकी चाहिए। याद है मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो शॉर्ट होना चाहिए, ओनली 1.5 लाइन और या 1 लाइन का। तो वो क्या होगा, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अगर आप अच्छी होंगी तो आप एक पैराग्राफ को 2-3 लाइनों में भी लेके आ सकते हैं। आपकी इंग्लिश, आप उस दिन समझ लें कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है जिस दिन आप 5 लाइन्स को आप 1.5 लाइन के अंदर लेके आने लगे, मतलब वही होगा। इसका आपने करना क्या, मैं बता रहा था कि आपको मैं बताऊंगा ट्रिक क्या है। देखिए, इस टाइम यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर इंडियन इतने ज्यादा यूट्यूबर और फेसबुकर्स बैठे हुए हैं जो कि इतनी अच्छी कमाल की वीडियोस बना रहे हैं इंग्लिश के ऊपर। आप उनको फॉलो करें, और कोई भी एक जो भी आपको यूट्यूबर या कोई दूसरा आपको पसंद आता तो आप उसको फॉलो करें, सारी वीडियोस उसके सुने, और इन दी एंड आपको देखना आपकी स्पोकन भी बेहतर हो जाएगी और राइटिंग भी बेहतर हो जाएगी। सही है। और वर्ड्स और वोकैबुलरी, ऐसी वोकैबुलरी थोड़ा वर्क करेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं है। और कंजंक्शन में एक एग्जांपल देता हूँ। कंजंक्शन जो है इंग्लिश में हम जो यूज करते हैं, ठीक है, हेंस, देयरफॉर, सो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये आप 2 सेंटेंस को आप जब ज्वाइन करते हैं ना, तो ज्वाइन करते हैं तो उसी में 3-4 वर्ड्स वहां से ही आप बचा सकते हैं, वहां से सेव कर लेते हैं, वो नंबर वर्ड्स कम हो जाते हैं। अच्छा, आगे हम जॉब हंटिंग के अंदर ही कि आपने जॉब हंट कैसे करनी है। ये तो मैंने आपको बताया था कि जॉब हंट कर ली आपने, वो एडवर्टाइजमेंट ढूंढ ली, और आपने फिर क्या क्या काम करने हैं अप्लाई करने से पहले। अहमद, आवाज आ रही है अभी तक आपको? यस सर, डॉक्टर हबीबुर रहमान क्लियर साहब, है। आवाज आ रही है? ओके, जी जी, आ रही ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, जॉब हंट करने का सबसे पहला ये है कि आप अपने सीनियर्स के साथ और ऑल दोज प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशंस, आप उनके साथ अपने रिलेशन बिल्ड करें, ठीक है। रेफरल
बेस जॉब, जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्री है, जितनी भी छोटी इंडस्ट्री है, उनमें जॉब एडवर्टाइज नहीं होती, रेफरल बेस्ड जॉब होती है। इवन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब थ्रू रेफरल। ठीक है, मेरा सीनियर थे, उन्होंने मुझे फर्स्ट जॉब दिलवाई थी, जस्ट मैं ही था, उस इंटरव्यू दिया और मेरी जॉब हो गई थी। सही है। तो आपने अपने सीनियर्स का रिलेशन अच्छे करने हैं और अपने रिलेशन आपने बना के रखने हैं, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है, सीवी भी आपने उनको ड्रॉप करनी है कि भाई या सर काइंडली कंसीडर मी व्हेनेवर यू हैव अ अपॉर्चुनिटी एट योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने ये रेफरल, सबसे पहला रेफरल, ठीक हो गया। सेकंड, लिंक्डइन। आपने लिंक्डइन पे करना क्या, सबको पता है कि लिंक्डइन पे जॉब मिलती है, तो मैं इधर जो बैठा हूँ आपको बताने कि लिंक्डइन पे जॉब ढूंढनी कैसे, ये आपने अभी वो सुनी। आपने ये करना, पहले मैंने जब लिंक्डइन ज्वाइन किया तो मुझे कोई वो जॉब्स वगैरह मेरी वाल पे शो ही नहीं होती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने 1-2 दिन में बैठ के 10,000 लोगों को ऑलमोस्ट सबको कॉन्टेक्ट किया और ऐड करने की रिक्वेस्ट भेज दी। 10,000, 10,000 लिंक्डइन यूजर्स को मैंने भेज दिया। उससे क्या होगा, अभी मुझे, और अपने ईमेल वगैरह वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दें लिंक्डइन पे, और वहाँ पे अलाउ कर दें कि यू वांट टू रिसीव जॉब अलर्ट्स फ्रॉम लिंक्डइन। आपके पास इतनी जॉब्स आएंगी आपके ईमेल आईडी के ऊपर कि आप डेली उठ के बैठ के जॉब्स ही देखते रहेंगे। सही हो गया। ये करें 10,000 लोगों को भेजिए। अच्छा, उसमें किन 10,000 लोगों को भेजनी है, उनमें से तकरीबन 1,000 लोग तो ऐसे हों जो रिक्रूटर्स हों। ठीक है, रिक्रूटर्स को भेजें, एचआर से रिलेटेड जिसके नाम के साथ लिखा हुआ एचआर, उसको आप लिस्ट ऐड रिक्वेस्ट भेज दें। बाकी प्रोफेशनल देखें, फिर फॉरेनर्स भी देखें, हमारे ही पाकिस्तानी जो बाहर जॉब कर रहे हैं यूएई में, ठीक है, और गल्फ में और बाकी कंट्रीज में भी, जो बाकी कंट्री में चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो है लक वो ऑलवेज मैटर्स, तो आप वो भी करें। सही हो गया। इसके बाद नौकरी गल्फ, बहुत वेबसाइट मशहूर है, आप इस पे जाए, उस पर करें। ऑफिशियल वेबसाइट से क्या मुराद है, जैसे मैं जिस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, इसकी वेबसाइट अभी किन किन की अवेलेबल है। आप जी जनरल इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल उसकी वेबसाइट पे जाएं, बनाएं। आप दीवा जो दुबई इलेक्ट्रिक वाटर एंड पावर अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट पे जाएं। इसी तरह सऊदी की है सऊदी अरेबिया, सऊदी की वेबसाइट पे जाके, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट पे जाके अपने प्रोफाइल बनाएं। और इसी तरह पाकिस्तान में एंग्रो है, फर्टिलाइजर्स में चलिए पावर सेक्टर ले लेते हैं, एंग्रो पावर सेक्टर में भी है। इसी तरह जो थर्मे हैं कंपनीज जो कि इस टाइम पावर हाउसेज अवेलेबल है, वहाँ उनकी वेबसाइट ढूंढे, वहाँ पे KESC की वेबसाइट, इस तरह की इनके पेजेस लिंक्डइन के ऊपर भी अवेलेबल हैं, वो फॉलो करें पेजेस उनकी। अगर ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपने जाके प्रोफाइल बनाएं। अपने ऑफिशियल पेजेस लिंक्डइन पे अवेलेबल होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक हो गया। रिक्रूटमेंट एजेंसी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, देयर आर many recruitment agencies available for fresher, even for experienced प्रोफेशनल्स। आप उनके पास जाएं, अपनी CV ड्रॉप करें। देखिए, आपको कोई खाने नहीं लगा, आप जाएंगे, आप कहेंगे यार मैं जाऊं, पता नहीं क्या कहते, कुछ भी नहीं कहते आपको। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाएं, रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास आप जाएं और आप जाके उनको अपनी CV दें, उनके साथ मिल के आए, बैठ के तसल्ली से मिलें, सामने सामने बात करके, सर मैं फ्रेशर हूँ, फलानी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, मेरा ये CGP है, मेरी ये इंटर्नशिप ही है, और उसको थोड़ा सा बता के कोशिश करें, उसका इतनी सी हेलो है कि अंदर अगर उसका सेल नंबर ले आए तो आपकी बड़ी अचीवमेंट होगी। सर मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, सर आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर अपॉर्चुनिटी। आप छोड़ें उसको हीले बहाने को, मल्टीनेशनल को, आप कहें बस जब भी हो मुझे बताइएगा। सही हो गया। अहमद साहब अभी तक आप सुन रहे हैं, हबीबुर रहमान साहब अभी तक आवाज आपको क्लियर है? जी जी बिल्कुल यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। आगे है ये सारे हमने कर ली, जॉब हंट भी हमने कर ली। अभी हमने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। जैसे मैंने कहा नो योर स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैं कहूँगा नो योर कोर सब्जेक्ट्स। मैंने अपने इलेक्ट्रिकल के आपको कोर सब्जेक्ट बताए। कोई भी डिग्री है, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री है, आप उठा के देख लें, आप उस इंजीनियर से मिल के देख लें, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो जस्ट फ्रेशर है, पास आउट है, जस्ट पासिंग आउट योर हिज और हर डिग्री। आप उससे पूछ लें कि यार ये कितने सब्जेक्ट हैं, अगर मैं अच्छे से कर लूँ तो मुझे आपकी इंजीनियरिंग आ जाएगी। वो कहे 5-6 हैं टोटल, तो भाई वही 5-6 सब्जेक्ट आपने करने हैं, पहले वो आइडेंटिफाई करें। जैसे कि मैं आपको सिविल के बताता हूँ। सही हो गया। अब जो सिविल के सब्जेक्ट है ना, अभी जो सिविल वाला अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है, जैसे इन्फोर्स्ड कंक्रीट, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक, सर्वेइंग उनके सब्जेक्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन एनालिसिस होते हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं। इसी तरह अगर मैं मैकेनिकल के आपके साथ डिस्कस करने लग जाऊँ, उनके भी जी फ्लूइड मैकेनिक्स है
और फ्लूइड मशीनरी है, थर्मोडायनेमिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। आप किसी से भी मैकेनिकल वाले बंदे से पूछ के देख लें कि यार आपके कोर सब्जेक्ट कौन से हो, कहेगा ये हैं। तो ये टोटल ना 6 से 7 सब्जेक्ट बनते हैं। सही हो गया। क्या है कि वो 1 to 1 करके पढ़ाते हैं, तो टोटल 5 के सब्जेक्ट ही होते हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल की आपको पहले ही बताए थे। मशीन से इलेक्ट्रिकल मशीन अच्छे से पढ़ें, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस पढ़ें, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का टच आ जाएगा उसके अंदर। ट्रांसफार्मर से पढ़ें, अगर कोई इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन का सब्जेक्ट भी होता था वो अगर पढ़ें। और पावर जो है, अगर देखें, ये हो गया मैं इंडस्ट्री की बता रहा हूँ। सपोज कि आप बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन कंपनी, यानी ट्रांसमिशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो फिर आपको क्या चाहिए? फिर देखें, आपने पढ़ी होगी डिस्ट्रीब्यूशन का सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा आपने, हैवी वोल्टेज इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने। इसी तरह के मींस के जो आपको ट्रांसमिशन से रिलेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ें। तो बैटरी का सब्जेक्ट है, ये भी पढ़ें। ठीक है, तो ये वो सब्जेक्ट आप देखिए, आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, आपको पार्क स्टडी की जरूरत नहीं है, आपको एटसेट्रा एटसेट्रा जो दूसरे सब्जेक्ट लिंक हो रहे होते हैं आपकी इंजीनियरिंग के साथ। जैसे फर्ज करें मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पावर इंडस्ट्री, तो मुझे टेलीकम्युनिकेशन पढ़ने की क्या जरूरत है? टेलीकम्युनिकेशन वो आपको एक बस रिक्वायरमेंट है HEC की, कि वो ये आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अदरवाइज वो HEC अगर अपना हाथ उठा ले कि यार जो मर्जी पढ़ाओ, तो इधर पावर ही चलती रहे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ही चलती रहे, और टेलीकम्युनिकेशन की चलती रहे। तो ये सब्जेक्ट बाकी सारे नहीं, लेकिन PEC की HEC को अपनी रिक्वायरमेंट्स में वो वी हैव टू फुलफिल दैट। सही हो गया। वो सब्जेक्ट जाने और उन सब्जेक्ट को आपने करना क्या? देखिए भाई, मैंने भी ये किया था। आपने जब तक आप थे स्टूडेंट, आपने क्या किया, वो सब्जेक्ट आपने इसलिए पढ़े, इतना इसलिए पढ़ा कि आपकी CGPA आ जाए, पेपर अच्छा हो जाए। लेकिन अभी आपने क्या करना, पहले पढ़ने के लिए, नंबर लेने के लिए, अभी आपने समझाने के लिए, यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड अदर्स, लाइक यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड योर इंटरव्यूअर। आपने इंटरव्यूअर का समझाना है कि भाई जो आप पूछ रहे हैं वो ये बात पूछ रहे हैं। तो समझाना समझने से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने इन सब्जेक्ट को ऐसे समझें। ठीक है, और उसका तरीका कार बताता हूँ। देखें, आप एक NPTEL के नाम से इंडियन की एक वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर अवेलेबल हैं, वो स्टडी करें। या आप बुक स्टार्ट करें, और जहाँ पे भी कोई कॉन्सेप्ट आपको वीक है, जो आप ग्रैब नहीं कर पा रहे कि बुक ने क्या लिखा, जस्ट सर्च ऑन गूगल और यूट्यूब। बल्कि यूट्यूब पे देखें, यूट्यूब के आपको भाई खुद ही 5-6 मिनट की वीडियो लेके कोई भी बंदा आपके सामने आ जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल के जाएगा उससे। अगर नहीं तो 5-7-10 वीडियो और भी होंगे, वो भी आप सुनिएगा। ठीक हो गया। थारोली रीड जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब रिक्वायरमेंट। अब वही बात कि ये बात हम पहले भी डिस्कस किया कि जॉब हंटिंग के लिए भी जरूरी है और टेस्ट के लिए भी जरूरी है। टेस्ट के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना, जो एडवर्टाइज हुई है जॉब, तो आपको पता होता है कि इस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको इंजीनियर कैसा चाहिए, अपने इंजीनियर से क्या काम लेना चाहती है, उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट कि हम आपसे ये करवाएंगे। आपको वो पढ़ लो, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट स्टडी करो और फिर टेस्ट के लिए जाओ। ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट आपकी वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखी होती है। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन तो वो है जो इंडस्ट्री आपसे करवाना चाहती है। जॉब रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी ये चाहती है आपके अंदर ये स्किल्स, ये डिग्री, ये सब्जेक्ट आपको पढ़े होने चाहिए। ये उनकी रिक्वायरमेंट है। वो कहते नहीं, आप फर्ज करें कि मैं अगर पावर इंजीनियर हूँ और मैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अप्लाई करता हूँ, तो क्या मेरी CV एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, मेरी CV उठा के बाहर फेंक देंगे। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन की जॉब के लिए बंदा CV भेज रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर की, वो उठा के बाहर फेंक दें। इसलिए CV टेस्ट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपको टेस्ट में जब जाते हैं तो आपको स्टडी किए होंगे, तभी तो आप टेस्ट अच्छा देंगे। ठीक हो गया। फर्म ओवरव्यू कहाँ से लेना है, ये क्यों जरूरी है टेस्ट के लिए? पास ये पूछते हैं जब आप जाते हैं कि व्हाट यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। टेस्ट के अंदर ही कोई पूछ लिया, या इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही जरूरी है। टेस्ट के लिए भी इसलिए जरूरी है कि आपको से ये पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से कि ये ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन क्या है। जैसे फर्ज करें आप हैं एक प्रोसेस इंडस्ट्री में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, और आपने वेबसाइट पे नहीं देखा, आपने R&D के सब्जेक्ट की तैयारी करते रहे कि आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, या आप कोई टेलीकम्युनिकेशन के सब्जेक्ट की तैयारी करते रहे, तो क्या होगा टेस्ट में
आप उस तरह उसको जस्टिफाई नहीं कर सके, उस तरह टेस्ट जो है वो पिक नहीं कर सकोगे कि आपका टेस्ट जो अच्छा नहीं होगा। फॉर्म का ओवरव्यू आपको डायरेक्शन देता है कि आपने किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। एक तो आपको अपने सब्जेक्ट का वैसे पता होना चाहिए, और दूसरा आपको फॉर्म भी बताएगी, जेडी भी बताएगा, ठीक है, कितनी चीजें होंगी आपको बता रही हैं कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ के आओ अगर टेस्ट देना है। सही हो गया, आगे चलते हैं, बस आखिरी स्लाइड है, इसको खत्म करते हैं फिर। आवाज आ रही है जी आप लोगों को? जी जी बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर, आ रही, यस सर आ रही। जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, आगे इंटरव्यू। आपने अभी सपोज कि आपने टेस्ट क्लियर कर लिया और आप इंटरव्यू के ऊपर पहुंच गए हैं। आपने ना सबसे पहले जब इंटरव्यू के लिए वहां पहुंचते हैं ना, बड़ी उस दिन परेशानी होती है और हाथ पैर सब कुछ जो है ना सुन्न हो रहे होते हैं, ठीक है, और आप ना किसी से बातचीत नहीं कर रहे होते। अभी आपने टेस्ट जो है वो कैसे आपने उसे जान कैसे छुड़ानी, आपने जब इंटरव्यू के लिए पहुंचना है वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे वाइवा देते हैं ना, एक सब्जेक्ट का वाइवा होता है और आप क्या करते हैं, जो भी बाहर निकल रहा होता है और आपसे पूछ रहे होते हैं सर ने क्या पूछा, सर ने क्या पूछा, वो आपको क्वेश्चन बता के चला जाता है खुद, और आप उतनी देर परेशान घूम रहे होते हैं, बुक खोल खोल के देख रहे होते हैं, यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया सर ने, तो आप मजीद स्ट्रेस अप हो रहे होते हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही होती है, और स्ट्रेस जब होता है आपसे बोला भी नहीं जाएगा, जो आपके क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी नहीं आएंगे, तो स्ट्रेस आपने कैसे इससे जान छुड़ानी। आपने क्या करना है, जब उधर पहुंचने हैं आपने बिल्कुल भी इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करनी, ये अपनी अपनी रूटीन बना लो, गए उधर चिल, बिल्कुल चिल, कोई बुक साथ नहीं लेके जानी, याद रखें, अपने वो डॉक्यूमेंट लेके जाएं उन्होंने जो मांगे हैं, आपने जो तीर मारना था, जो स्टडी करना था आपने पहले मार के आ गए हो, ठीक है, अब ये 5 मिनट में 10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, आप बुक घर रख के जाओ, बुक हाथ में होगी तो आप बार बार खोलोगे, और साथ वाले जो स्टूडेंट बैठे हैं उनसे गपशप लगाओ, डिस्कस ऑल दोस टॉपिक्स दैट आर अदर देन इंटरव्यू। सही है, आपने बिल्कुल इंटरव्यू के ऊपर बात नहीं करना, आप ये पूछो यार किधर से आए हैं, अच्छा किस यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, तो अच्छा आपको यार कॉल कब आई थी, ऐसे, ठीक है, गपशप करें, अपनी अटेंशन उसे हटाएं, आपका साथ वाले बंदे को उसने कॉल कर लिया, आपको उस टाइम आप अपने राइट वाले से शुरू हो जाए गपशप करना, लेकिन इंटरव्यू के ऊपर उस टाइम बात ना करें, आपका स्ट्रेस जो है वो देखना, जो वो नेक्स्ट लेवल पे जाना तो एक लो लेवल पे आ जाएगा, और आप स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, और आप बिल्कुल ऐसे समझे कि जैसे मैं वैसे, नो मैं ये नहीं कह रहा आप कहें कि नहीं ऐसे कैसे होता है सर, स्ट्रेस तो आती आएगी स्ट्रेस, लेकिन जो आप जाके वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप जाके बुक साथ ले जाते हैं और बार बार उस डोर की तरफ देखते हैं, तो स्ट्रेस बढ़ती है। मैं इस फेज से गुजरा हुआ और इसी वजह से आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह स्ट्रेस नीचे भी आती है। तो अदर देन इंटरव्यू डिस्कसिंग करें। अच्छा जी, आप सपोज करें कि अभी आप गए हैं अंदर और आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, स्टार्ट में पता क्या, आपको वो खुद भी कोशिश कर रहे होते हैं रिलैक्स करें, वो आपसे पूछेंगे अच्छा जी तो हाउ यू गेट हियर मींस के बाय which vehicle you used, मतलब which city you belong, इस तरह करके आपको मतलब सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं, वो आपको कर रहे होते कंसोल कि यार तसल्ली रखो, कुछ नहीं है, बस हम डिस्कशन करेंगे। वो खुद भी समझ रहे होते कि यार आप बड़े स्ट्रेस में हैं, वो उसको थोड़ा खुद भी नीचे लेके आते हैं। उनको पता है कि यार स्टूडेंट अगर बड़ा अच्छा स्टूडेंट भी हमसे बोल नहीं पाएगा हमारे सामने, अगर स्ट्रेस में हो, तो आपको खुद भी कंसोल करते हैं कि यार ठीक है ठीक है, आप कॉन्फिडेंस में आ जाओ। तो आपने उस टाइम क्या करना कि कुछ लोग इसमें मिस्टेक क्या होती है, जब ज्यूरी के कुछ लोग आपके साथ थोड़ी गपशप करते हैं तो आप उनके साथ कुछ ज्यादा ही फ्री होने लग जाते हैं। अगर वो पंजाबी में कोई ऐसी बात आप करते हैं तो आपने आपने ये नहीं करना कि आप भी आगे से पंजाबी और इधर उधर शुरू हो जाओ। आपने यस जी सर, हाँ सर इसी सिटी से हूँ, ठीक, हाँ सर, अगर फर्ज करें वो पूछते हैं कि आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई, इजीली आप पहुंच गए थे, आप उनको स्टोरी नहीं सुनाने लग जाना कि सर बड़ी मुश्किल हुई, कल मैं बस पे बैठा तो सर वो बस ना रात में पंक्चर होगी, सर मैं बड़ी मुश्किल से रात सारी खड़े रहे तो सर मैं सो नहीं पाया। नहीं, आपने स्टोरियाँ नहीं सुनानी, उनको पता है कि देयर आर हार्डशिप्स इन ट्रैवलिंग, तो उनको पता है, लेकिन आपने उनको हार्डशिप नहीं बतानी, आपने कहना हाँ सर बहुत अच्छा रहा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो सुनने भी नहीं बैठे हुए हैं आपकी ये बातें, आपको वो जस्ट जैसे फॉर्मल होता है, ठीक है। तो जैसे आपको घर में आपके दोस्त होता है बाहर खड़ा होता है, तो आप वैसे उसे पूछते हो जब जाने लगता है कि यार चाय पियोगे, तो इसका हर मतलब ये नहीं होता कि वो बैठ के चाय आप उसको पिलाने लगे, वो वैसे ही होता है कि यार बस आखिरी वो जो क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं वो वाले होते हैं, तो इसी तरह ये स्टार्टिंग रिमार्क्स होते हैं, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना। अच्छा, सेट दी डायरेक्शन। मैंने एक इंटरव्यू के अंदर यकीन माने कि मैंने आई माई सेल्फ सेट द डायरेक्शन ऑफ द होल इंटरव्यू।
आप भी ये कर सकते हैं। कैसे होगा कि आप इंटरव्यू कोई और है और आप इंटरव्यू की डायरेक्शन खुद सेट कर रहे हैं। सही हो गया। फर्ज करें कि आपसे वो ये पूछता है कि व्हाट यू नो अबाउट दी मोटर्स। आपने स्टार्ट कहाँ से करना? आपने कहा जी मोटर के टाइप्स ये हैं ये हैं ये हैं, और आपने जो भी मोटर जिसकी आपकी बड़ी ग्रिप है, फर्ज करें इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, तो आपने उस पे ला के ना उसकी थोड़ा सा हल्का सा उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, मतलब कहीं पे ऐसी जगह पे छोड़ना है कि आप उसको ओपन ग्राउंड हो के अच्छा तो ये उसके जहन में अपने वो वर्ड इन्फ्यूज करना है, इंजेक्ट करना है वो वर्ड उसके जहन में कि सर ये एरिया। ठीक है, वो डेफिनेटली उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। कुछ क्वेश्चन उनके प्रिपेयर्ड भी होते हैं लेकिन वो कोशिश करते हैं अच्छा इस एरिया में, तो डेफिनेटली वो फौरन। जैसे हम अगर डिस्कशन भी कर रहे होते हैं किसी दोस्त के साथ, तो हम अपने बात को अपने जो उससे बात कर रहे होते हैं उससे हट जाते हैं, क्योंकि वो जो दोस्त है ना कोई ऐसी बीच में बात कर देता है, हम उस तरफ निकल जाते हैं। काफी देर बाद हम कहते हैं हाँ यार वो यार हम जो एक्चुअल पॉइंट था तो वी मूव अवे फ्रॉम दैट, तो प्लीज कम टू द पॉइंट। हम उससे बात करते हैं, दोबारा उस पॉइंट पे आते हैं। डोंट एक्सप्लेन टू मच। इंटरव्यू के दौरान उतना एक्सप्लेन करें जितनी आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है। उन चीजों की तरफ जाएं नहीं जो कि आपको क्लियर नहीं। बहुत सारी एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करेंगे। देखिए कोई भी टॉपिक है इंटरव्यू के अंदर, कोई भी टॉपिक है, आपके आगे कोई स्टूडेंट नहीं बैठा होगा, आप उसको सारा समझाने बैठ जाएंगे। आपको आप थोड़ा भी बताएंगे तो काफी समझेगा इसको। तो आपने उतना एक्सप्लेन करना है जितना आपसे कोई ऐसा वर्ड ना निकल जाए कि आप उसके अंदर फंस जाए, क्योंकि वो अगला क्वेश्चन उधर से करना। मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, लाइक आई सेड दैट यू मे सेट द डायरेक्शन ऑफ योर इंटरव्यू। स्टूपिड क्वेश्चन, आप बात को पता है स्टूपिड क्वेश्चन भी हम कर जाते हैं जब इंटरव्यू में हम जाते हैं। अहमद साहब आवाज आ रही है ना? डॉक्टर हबीब साहब आवाज आ रही है आपको? यस जी, जी, आ रही है, सर बिल्कुल आ आ रही रही है। है। ठीक है जी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, स्टूपिड क्वेश्चन भी स्टूडेंट कर लेते हैं। वो एंड में क्या कहते हैं, डू यू वाना आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस और अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ना उधर क्या करते हैं, कोई ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन कर देते हैं कि वो सारा का सारा जो है ना ऐसे हो जाता है। अच्छा, जैसे वो कहते हैं कि कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आपने कहते हैं सर सैलरी कितनी देंगे। वो भाई सैलरी का क्वेश्चन वो खुद पूछेंगे, आपको टाइम देंगे वो, उसका अलग से क्वेश्चन आएगा, भले इस इंटरव्यू में नहीं। ये इंटरव्यू है टेक्निकल, इसमें सैलरी की मांग पूछेगा आपसे। अगर वो सैलरी ना पूछे तो आपने इसका जिक्र नहीं करना। ये एक स्टूपिड क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ नहीं रहा, आपको सैलरी का आपने बिल्कुल मैं इस तरह के क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, जैसे आप ये कहते हैं सर मैंने आपको देखा था, सर आप वहां से आ रहे थे। मतलब आप इंटरव्यू से पहले का सर मैंने आपको देखा था आप बाहर से आ रहे थे, सर आप वो उस गाड़ी पे आए ना सर। ऐसे मतलब कुछ भी स्टूपिड, कुछ भी मतलब काउंटलेस स्टूपिड क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने वो इंटरव्यू के एंड के अंदर जब एंड में वो पूछते हैं, आपने वो क्वेश्चन नहीं करना। अच्छा, फिर क्वेश्चन वो पूछा है तो कुछ तो पूछना है ना, गूंगे बन के तो बैठ नहीं जाना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है कि पहले से मैंने पीछे बताया आपको कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल रीड करके जाना है। सही हो गया। जब आप रीड करके जाओगे ना तो आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जस्ट इसलिए कि यार अगर मुझे उन्होंने कहा कि आप कोई क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो मैं ये पूछूंगा कुछ वैलिड सा क्वेश्चन। ठीक है, सम वाइज क्वेश्चन आप पूछे। ठीक है, इंप्रेशन कहीं पे लूज नहीं करना, ये चीजें बड़ी मैटर करती है। एंड के अंदर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यूज के अंदर और जिसके लिए हम परेशान होते हैं, बस मैं वो आपके साथ डिस्कस करना हूँ। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उनका क्वेश्चन क्या होता है और हमने किस तरह उनको करना है। अब वो कहता है व्हाई यू, मतलब व्हाई वुड आई हायर यू, व्हाई शुड दिस ऑर्गेनाइजेशन हायर यू, कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों हायर कर ले भाई, आपने आखिर क्या है आपको क्यों हायर कर ले। इसमें बड़े परेशान हो जाते हैं। याद है मैंने आपको पीछे बताया था कि आपने जो अपना कवर लेटर बनाना है, उस कवर लेटर में क्या करना है कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ हैं, उसको आपने अलाइन करना है किसके साथ, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने ऐसे एक क्वेश्चन कहाँ से, अब समझिए मैं कैसे आंसर करूंगा इसको, वाई यू। मैं कहूँगा कि सर जो आपकी जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड जो है मैंने ये सब्जेक्ट स्टडी किए हुए हैं, उससे रिलेटेड मेरा ये इंटर्नशिप है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो स्किल्स हैं
जो मेरा स्किल सेट है, जो मेरे सब्जेक्ट है, जो मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो परफेक्टली अलाइन हो रहा है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो मेरी उस पर अच्छी ग्रिप है, तो मैं समझता हूँ कि आई एम द बेस्ट फिट फॉर योर पोस्ट। इस तरह करके मतलब आपने इस तरह घुमा के आंसर देना है, वो तो परेशान नहीं देना है कि क्या पूछ लिया, मैं क्या बताऊं क्यों मैं, हाउ यू बेनिफिट अस, वो आपसे पूछेगा कि आप हमें फायदा कैसे दे सकते हैं, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपने इसका क्वेश्चन भी वैसे घुमा के देना है। आपने देखें आप उसको क्या बेनिफिट दो कि इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है और आप एक फ्रेशर कैसे उसको बेनिफिट दे सकते हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ और जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेन घुमाते हुए आपने ये कहना है कि सर जब मैं अपनी जो टेक्निकल मेरा नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सपोर्ट इस तरह कर सकता हूँ कि जो कि मैंने आपका जेडी देखा है वो मेरी स्ट्रेंथ के साथ परफेक्टली अलाइन है, तो मैं यहाँ पे अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन अप्लाई करके अपने टेक्निकल स्किल्स यहाँ से गेन करूँगा और इंशाल्लाह कि मैं आई कैन सपोर्ट दी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आया कहीं मैं आपको बेनिफिट क्या दूंगा, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया, इस वजह से आप बेनिफिट दे नहीं सकते ना, वही ना, तो आपने गोल गोल घुमाना है उसको। अच्छा जी, अभी आ गया है आखिरी पॉइंट, वे यू सी योर सेल्फ इन 5 years, ऐसे पूछा जाता है कि आपको कहाँ देखते हैं अपने आप को अगले 5 सालों में। तो देखिए इसका आपने जवाब हरगिज नहीं देना कि मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मैं सर ये बन जाऊंगा, आपने इसका आंसर कैसे देना है। अगेन वेबसाइट इसकी आपने वेबसाइट रीड की होगी तो आपको पता होगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है, यहाँ हायरार्की क्या है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की अगर पता हो, इसका बेस्ट जो है वो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश करें कोई आप सीनियर मिल जाए, उसे पूछें कि प्रमोशन कितने अरसे बाद होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या एक्सेलरेटेड प्रमोशन भी होती है कि जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, मुझे कोई ऐसी प्रमोशन मिल सकती है। अगर इसका आपको पता होगा ना तो फिर आप कैसा जवाब दोगे आप इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें मैं आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मैं इसी में आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, और मैं अपने सीनियर से पूछा हुआ था, उसने कहा भाई इधर एक्सेलरेटेड प्रमोशन नहीं होती, यहाँ पे सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होती है। ठीक है, तो आप इसका जवाब कैसे दोगे कि सर मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड मैंने स्टडी किया है और अपने सीनियर से भी पूछा है, तो उनका कहना ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड प्रमोशन नहीं है। तो सर एक्सेलरेटेड प्रमोशन ना होने की वजह से तो मेरे इतने चांसेस तो है नहीं कि मैं मैनेजर बन जाऊं, अब डेफिनेटली भले बोल दें कि मैं मैनेजर बन जाऊं या कोई हायर पोस्ट पे चला जाऊं, सर फिर भी मैं इसके बावजूद मैं आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 प्रमोशन इन 5 years, क्योंकि ऐसे सेक्टर के अंदर 10-10 साल लग जाते। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको पता है कि यार यहाँ पे एक्सेलरेटेड प्रमोशन है, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन है, तो आप देखते हैं कि यार 5 साल में ना इनकी अगर ये आम ही दो प्रमोशन दे देते हैं, 2 प्रमोशन आ जाती है प्राइवेट सेक्टर में आ जाती है, एक 2.5-3 साल बाद आ जाती है, एक 5-6 साल बाद आ जाती है। ठीक है, तो आप कहें सर एटलीस्ट 2 प्रमोशन। अब 2 प्रमोशन कौन सी, आपको अगर फर्ज करें कि आप असिस्टेंट इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर 1 और इंजीनियर 2 ये फर्ज करें प्रमोशन थे, तो आप कहोगे सर आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ एटलीस्ट इंजीनियर 2 इन 5 years कि मैं इससे 2 ग्रेड ऊपर चला जाऊंगा। ऐसे करके जवाब देने हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके होंगे इस तरह के तो आप पूछ लीजिएगा किसी वक्त, और मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हबीबुर रहमान साहब से, के बाद मेरी भी फुल डिटेल है, आप इनके क्वेश्चन दें, आप हम तक क्वेश्चन पहुंचाएं, हम आपको इन क्वेश्चन के भी आंसर देंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम मेरा वाला जो पोर्शन था वो सारा पोर्शन मैंने एंड कर लिया है। आखिरी जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अहमद साहब और हबीब साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। बिल्कुल सुन। जी सर, मेरी तरफ से आखिरी बात यह है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अदर ऑफिशियल भी सुन रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने इंजीनियर्स को जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करें कि इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करें। एक इंटर्नशिप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप जब इंडस्ट्री के आए वहाँ पे अपने नॉलेज को लिंक करने की कोशिश करें। और मेरी रिक्वेस्ट ऑफिशियल से एक ये होगी कि वेबिनार्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, इस तरह करवाएं कि इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में आए, वहाँ पे एक नॉलेज कन्वे करें कि इंडस्ट्री के अंदर ये हो रहा है, ताकि एक डायरेक्शन आपके स्टूडेंट के सामने हो कि इंडस्ट्री के अंदर ये और हम सब्जेक्ट के में ये पढ़ रहे हैं। जिस तरह आप 1-2 टूर्स भी अरेंज करते हैं, इसी तरह आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर
प्रोफेशनल्स को भी इनवाइट करें और उनके कहें कि फुल सर टेक्निकल हमसे बात करें, इसी तरह सीवी के ऊपर बात करें, हमारे स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें कन्वे करें। बाकी सर आप लोग मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, मैं ऑफिशियल से बात कर रहा हूँ सर, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डेफिनेटली मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का हूँ, तो मैं हरगिज़ इस पे बात नहीं कर रहा कि आप लोग अच्छा नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूँ कि काइंडली इस चीज़ पे भी इंटर्नशिप को प्रमोट करवाएं और स्टूडेंट को इनकरेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है सेमेस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट्स वो करवाए जाएं और इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स को यूनिवर्सिटी के अंदर इनवाइट करें या इस तरह वेबिनार अरेंज करें। मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज़। और जो हबीब साहब बाकी जो हैं बस हमें 5 मिनट दीजिएगा, मैं अपने जो दूसरे स्पीकर हैं उनको बुलाता हूँ तो फिर फर्दर बात करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम जी वालेकुम। ठीक है जी जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये अभी बस थोड़ा वेट करें, ये दूसरे स्पीकर अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो हमें जल्दी ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके फीडबैक पे, जब तक दूसरे स्पीकर नहीं आते तो आपके फीडबैक पे, और आप ये फॉर्म भी इन्होंने इधर चैट पे ही शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक भी, और आगे आप क्या समझते हैं कि कौन से वेबिनार्स किस टॉपिक्स पे, और सजेस्टेड टॉपिक, और इस हवाले से कोई भी सजेशन देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो वी विल इनकर यू, तो उसको देख के हम इंशाल्लाह आगे भी ये सीरीज़ जारी रखेंगे, और उसमें कोशिश हमारी ये होगी कि आपको किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो वो चीज़ें जो सीनियर्स हमारे पहले चले गए को नहीं पता थी, आपको यंग जनरेशन को जो अभी यूनिवर्सिटी में इन होते हैं उनको उसी वक्त ये चीज़ें पता हों, ताकि इवन 4 years ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिस तरह उन्होंने इंटर्नशिप का कहा है, तो इंटर्नशिप तो ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी होगी, तो आप बजाय इसके कि वो एक सर्टिफिकेट लेने के लिए जिसमें हम वो सर्टिफिकेट लेते हैं, इंटर्नशिप हमारी हो रही है, लेकिन अभी तो वो जस्ट आप समझिए कि एक कागजी कार्रवाई है, उसमें ज़्यादातर हम वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए करते हैं। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंस हमें इंटर्नशिप की पता चली है, तो इससे जो स्टूडेंट्स इन हो गए अभी, ये 2022 सेशन भी आएगा इंशाल्लाह, उनके लिए भी अरेंज करेंगे, तो वो उनको पहले ही पता हो कि ये इंटर्नशिप जो है ना हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमने सिर्फ वो एक वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी इंशाल्लाह, और एक नहीं करनी है, मतलब हमारा डिपार्टमेंट जिस तरह मेरे ख्याल में एक इंटर्नशिप कंपलसरी है या दो है, तो वो दो भी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इंटर्नशिप हो सकती हैं तो उसको अगर उस अपने एजेंडे में शामिल कर लेंगे तो आई थिंक सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इंशाल्लाह। और जिस तरह जॉब की सेचुरेशन और सारे मामला था, जिसमें इंशाल्लाह हमने इसको इन चीज़ों को लेके चलना है, ताकि हम अपनी प्रोफाइल को जितना अच्छा कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमें उतने ही बेनिफिट आगे मिलेंगे। किसी के अगर क्वेश्चन है, जब तक वो नहीं आते, किसी के क्वेश्चन है तो अपने अहमद, अगर किसी ने उधर उस पर किया है, कमेंट किए हैं क्वेश्चन, तो हम अदनान साहब से भी पूछ ही लेते हैं, अगर 2-3 मिनट हैं अभी हमारे पास, या बल्कि शायद अभी 1 मिनट लग रहा है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा अहमद, हम माइक अलाउ कर दें, दूसरे स्पीकर आ गए हमारे खलील साहब, नजर आ रहे हैं आपको हमारे अहमद? इंजीनियर खलील के नाम से होगा उनका, उनको भी अलाउ कर दें जरा। सर लेट मी चेक, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, ठीक, चेक कर रहे हैं अदनान साहब, वो चेक कर रहे हैं अभी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि कुछ लोग हैं वो चैट में नहीं है, तो उनका फीडबैक फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, खलील साहब आगे, आपका क्वेश्चन लेते हैं अपने, आपका भी लेते हैं अपने, क्या नाम है? अहमद से कहें, बताएं, सुन पा रहे हैं प्लीज आपको? नहीं जी सर, अहमद, आवाज आ रही सुन पा रहे हैं आप खलील साहब को? है। जी सर, जी सर। जी जी, सुन रहे हैं आपने अदनान साहब, आवाज़ आ रही है? हबीबुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम वरहमतुल्लाह खलील साहब। दीगर स्टूडेंट्स जो भी हैं आपके साथ, जी जी, आप कंटिन्यू करें खलील साहब, आप पीपीटी मेरे ख्याल अभी नज़र नहीं आ रही आपकी, आप इंशाल्लाह जी जी। कंटिन्यू करें, फिर आखिर में इंशाल्लाह तो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। बहरहाल मैं आज आपको अभी बताता हूँ जो अदनान साहब ने मेरे लिए टॉपिक रखा था, तो वो था कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, और उसमें फिर जो आपका रोल है एज ए इंजीनियर। तो अब इसमें अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जितनी ज़रूरत उनको होती है उस हिसाब से, मतलब पाकिस्तान में जो मामला है उसको देखते हुए बात करते हैं। तो आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी जी, यस आवाज़ आ सर, रही है आवाज आ आपकी रही है। बिल्कुल। जी, तो यहाँ पर मेनली अगर देखा जाए ना तो आपकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बड़े 3-4 सेक्टर्स में जो है ना वो डिवाइडेड हैं। उनमें आपका फर्स्ट आ जाता है प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो हैं जितनी भी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइड आ जाती है। तो फिर कंसल्टेंसी और वो कंस्ट्रक्शंस की जितनी भी कंपनीज हैं वो आ जाती हैं। तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में जैसे कि देखा जाए तो उसमें आपकी रिफाइनरीज हैं, वो आप पीपीटी पे भी देख रहे होंगे कि केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज हैं। जिस तरह आप पाकिस्तान में अगर बच्चों को बताना चाहूँ तो जो ओल्ड डिज़ाइंस पर हमारी जो रिफाइनरी है वो नेशनल रिफाइनरी है कराची में सबसे बड़ी। उसके बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी में है वो पार्को है, फिर अटक रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है कराची में, जो कि पर्टिकुलरली जो है ना हमारे डिफेंस साइड का जो फ्यूल वगैरह है वो प्रोड्यूस करती है पाकिस्तान रिफाइनरी। बाकी जो है वो जनरल मार्केट के लिए फ्यूल जो है वो जनरल अपना प्रोड्यूस करती है। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, एग्रोपॉलीमर्स हैं, या आपकी दाऊद हरक्यूलस वगैरह ये हैं, इनमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। तो उसके बाद फिर फर्टिलाइजर सेक्टर आ जाता है जिसमें एक मजबूत ग्रुप जो है वो एंग्रो ग्रुप है, उसका अपना एफएफसी है, फौजी फाउंडेशन का, जो डिफेंस का एक झेली इदारा है बाहर। तो फिर फातिमा फर्टिलाइजर भी है, नेशनल फर्टिलाइजर मुल्तान में भी है। तो ये इनमें, और एक इंजीनियर जब पास आउट होता है तो उसके लिए एक अच्छी इन्वायरमेंट में अच्छी अर्निंग करने के लिए जो भी इंडस्ट्री वो चूज करता है तो उसमें ये रिफाइनरीज हैं या फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये आप यूं समझ लें कि टॉप पर आता है। तो सबकी ख्वाहिश होती है कि हम किसी तरह इसमें यानी कि इन हो जाए। रिफाइनरीज से मुराद मेरी यही है कि रिफाइनरीज के साथ ही ऑयल एंड गैस प्रोडक्शंस की जो एक्सप्लोरेशंस की जो कंपनियां हैं वो भी इसी में शामिल हैं, या मार्केटिंग कंपनियां हैं। वो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन की कंपनियां हैं, OGDCL, PPL, आसमो, OMV वगैरह वगैरह।
तो फिर उसके बाद रिफाइनरीज हैं जो उसको रिफाइन कर रही हैं। तीसरी मार्केटिंग और सेल्स की कंपनियां हैं, ये जो PSO, शेल और कैल्टेक्स और फलाना। तो वो ये एक रिच सेक्टर है किसी इंजीनियर के लिए, एक अच्छी अर्निंग और अच्छे एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। फिर फर्टिलाइजर भी इसी तरह है। तो उसके बाद पावर सेक्टर आ जाता है। वो पावर सेक्टर मेनली हमारे मुल्क में अगर देखा जाए ना, तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं जिनको IPPs कहते हैं, और दूसरे हैं गवर्नमेंट्स के जिनको आप जेनकोस के नाम से जानते हैं, थर्मल में, जस्ट थर्मल पावर प्लांट्स में। हाइडल में भी इस तरह से कुछ अब प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो इन्वॉल्व हो गया है। वो हाइडल में भी उनके कुछ छोटे पावर प्लांट्स हैं नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, मगर वो स्टिल जो है ना अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर के पास उसका मेजर पोर्शन है। जितने भी हाइडल पावर प्लांट्स हैं, डैम्स हैं, तो वो मामला उसमें आ जाता है। और बाकी IPPs का आई थिंक बच्चों को पता होगा कि कैपको, हबको है, या ये जो भी दूसरे लिबर्टी पावर प्लांट भी हैं, तो ये दीगर हैं, बहुत सारे हैं माशाल्लाह से। अब तो IPPs काफ़ी पाकिस्तान में हो चुके हैं। तो उसके बाद आप आ जाएं सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर जो है वो भी प्रोसेस इंडस्ट्री एक होती है और एक हैवी इंडस्ट्री में उसका शुमार होता है। तो वो बड़े ग्रुप जो हैं जॉब वाइज अगर देखा जाए, जिनके अच्छे यानी कि फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं या अच्छे पैकेजेस हैं, उसमें आपका अटक सीमेंट ग्रुप है। एक अटक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनका ही एक मतलब कुछ सीमेंट प्लांट्स हैं। तो दूसरा DG खान सीमेंट है, और बहुत सारी हैं। फिर दूसरी अस्करी सीमेंट, और ये फैक्टो इस्लामाबाद की तरफ, तो चकवाल में बहुत से प्लांट्स हैं। उसके बाद शुगर मिल्स और फूड इंडस्ट्री, फिर ये थोड़ा छोटे लेवल पे चली जाती हैं, या किसी इंजीनियर के फ्यूचर के लिए वो यानी कि इतना नहीं है कि वो लाइफ टाइम उसमें जो है ना उसको अडॉप्ट कर सके या चूज करे, उसमें एज सच इतनी ग्रोथ नहीं है। तो वो शुगर मिल्स में या फूड इंडस्ट्री में भी ठीक है, आप जा तो सकते हैं। बहरहाल वो एज सच इतना रिच सेक्टर नहीं है। तो ये प्रोसेस इंडस्ट्रियां हैं, और इनमें मामला जो है ना वो ठीक रहते हैं एक इंजीनियर के लिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप आ जाएं पाकिस्तान में जो है। अच्छा, मैं साथ ही साथ अब इंजीनियर का रोल अगर आपको बताऊं, वो कुछ इस तरह है। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल से रिलेटेड जितने मामलात हैं, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर फिर फर्दर उसमें जाके ना डिवाइड हो जाते हैं। अब किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में जाके या तो वो मेंटेनेंस टीम का हिस्सा बन जाते हैं, और वो उनका फिर समझ लें कि कैरियर जो है वो उसी से रिलेट करता है। कुछ दोस्त जो हैं वो सेल्स मार्केटिंग में चले जाते हैं, वो भी उसी कंपनी का हिस्सा होता है। कुछ उसकी प्लानिंग में चले जाते हैं, वो भी उसी का हिस्सा होता है। परफॉर्मेंस इंजीनियर बन जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में ऑपरेशन में चले जाते हैं, या डिज़ाइन सेक्शन वगैरह में चले जाते हैं। तो उसकी प्रोजेक्ट की टीम है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी ग्रुप की, तो आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। वो फिर फर्दर आप जाके उस इंडस्ट्री में अपनी लाइन जो है ना एक चूज कर लेते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं उनकी भी इस तरह से कुछ डिफरेंट लाइंस बन जाती हैं। कुछ कंट्रोल साइड पे चले जाते हैं, या कुछ मशीनरी की तरफ रहते हैं। तो इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन के लोग भी हैं। तो बहरहाल इस तरह से वो एक इंजीनियर जो है आगे अपनी फील्ड जो है ना वो चूज करता है। उसके बाद अगर आ जाए दूसरा मामला जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी है पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो है ना एक मेन पोर्शन है, आप यूं कह लें वो खुद एक पूरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल्स का। ऑटोमोबाइल्स की बड़ी कंपनियां हैं। आई होप कि हबीबुर रहमान साहब और अहमद आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल खलील साहब, बिल्कुल सुन रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है वो काफ़ी बड़े ग्रुप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पाकिस्तान में। जो इंडस है मोटर्स जो कराची में है, जो कि ये करोला, टोयोटा और ये वगैरह वगैरह मैन्युफैक्चर कर रही है। तो निशात ग्रुप ने भी अभी होंडाई का प्लांट लगाया है।
और बाकी उसके अलावा जो है ना ये एटलस ग्रुप है जो कि होंडा सिविक और होंडा सिटी का लाहौर में सेटल्ड है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेन ये ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स हैं, फिर उनके साथ छोटे वेंडर्स हैं जो उन्हीं के डिफरेंट पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। उनका भी ठीक ठाक एक अच्छा खासा स्कोप है, उसमें भी काफ़ी लोग हैं या उनका काफ़ी स्कोप है काम करने का, उसमें मौका अच्छा मिल जाता है। उसके साथ ही फिर टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां हैं, ये जनरल टायर वगैरह, पैंथर सर्विस और ये जो टायर्स बनाती हैं मुख्तलिफ कंपनियां, तो उनमें जनरल टायर एक हमारे मतलब अच्छी इंडस्ट्री है कराची में, इसका काफ़ी बड़ा प्लांट है और उसमें भी काफ़ी लोग काम करते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा फिर मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स मैकेनिकल की मशीनरी के डिफरेंट बनाते हैं, वो हमारा जैसे HMC कह लें या पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री कह लें, या कोई गियर मैन्युफैक्चरिंग है, बेयरिंग्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग है, शाफ्ट्स हैं, या डिफरेंट किसी भी मशीन के कंपोनेंट्स जो हैं वो उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। ये वर्कशॉप से रिलेटेड जिस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है वो सारा उसमें आ जाता है। उसके बाद स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, इसी तरह वेंडर्स के तौर पे कि जो बड़ी कंपनी कोई चीज़ असेंबल्ड करके कंप्लीट जो है ना उसको एज ए प्रोडक्शन अपनी रखती है, वो डिफरेंट वेंडर से अपने उसके पार्ट्स बनवाती है। वो बहुत सी छोटी इंडस्ट्रियां हैं जो बनाती हैं। और होम अप्लायंसेस बनाने की कंपनियां हैं, पेल है, डॉलेंस है, फला है, जो डिफरेंट आजकल घरों में अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं उनको बना रहे हैं, वो भी हैं। उस मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं वो सारे। अच्छा, उसमें फिर एक बड़ा सेक्टर है हमारा अपना टेक्सटाइल का या फार्मास्यूटिकल का कह लें, तो वो उसमें ये प्रोसेस इंडस्ट्री में जैसे फूड इंडस्ट्री भी है। फूड्स इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल के जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस वाइज जो है ना एक दूसरे में स्विच ओवर करते हैं। और बाकी टेक्सटाइल सेक्टर जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट सेपरेट है, उसमें टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी होते हैं, तो बहरहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल के लोग और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ये सब भी उसमें काम करते हैं। उसमें आपको रोल वाइज वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक ही काम नहीं कर रहे होते, उनके फिर फर्दर आगे एक्सपीरियंस की जो लाइन है वो चेंज हो जाती है। कोई प्लानिंग में चला गया है, कोई मेंटेनेंस में चला गया है, कोई प्रोजेक्ट्स की फील्ड में चला गया है, और फिर वो आगे एक्सपीरियंस भी उनका उसी तरह से चलता है। तो उसके बाद आप आ जाएं ये जो कंसल्टेंट और बिल्डर्स हैं डिफरेंट किस्म के, पूरे पाकिस्तान में जो हैं हमारे पास अवेलेबल है। इनमें आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे चंद, तो नेस्पाक है, डेस्कॉन है, ये डिफरेंट जो बिल्डर्स हैं, बहरिया है, साइमा है, तो फलां है, इस तरह की। इनमें भी ठीक ठाक स्कोप है। एक तो वो कंपनीज हैं जो सिर्फ कंसल्टेंसी का काम करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने मतलब दोनों सेक्शन अपने पास रखे हुए हैं। वो कंसल्टेंसी का सेक्शन अलग है और कंस्ट्रक्शंस का अलग है। कंस्ट्रक्शन से मेरी मुराद है कि चाहे वो इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट हो, उसकी इंस्टॉलेशन है, कमीशनिंग है वगैरह वगैरह, और चाहे वो मैकेनिकल कोई इंस्टॉलेशन हो, किसी प्लांट की इरेक्शन हो, उसकी कमीशनिंग हो, वो सारा कुछ उसी में आ जाता है। वो EPC कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे वो कंपनी जो है ना पूरे मुल्क में काम कर रही होती है कंसल्टेंट के साथ मिलके, और उसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं इंजीनियर्स को। मैकेनिकल इंजीनियर्स भी उनमें ठीक ठाक होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी काम होता है। तो वो डिपेंड करता है वो कंपनी किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फिर जर्नल सर्विस प्रोवाइड करती हैं मुख्तलिफ कंपनियां, कोई मेडिकल का इक्विपमेंट को किसी को इंस्टॉलेशंस के बारे में, और वो उसमें फेमस है, वो कंपनी पर्टिकुलरली उसका काम करती है। कोई कंपनी जैसे अब मैकेनिकल की फील्ड में आ जाए, वो पाइपिंग और इस तरह के काम में वो कोई कंपनी ज़्यादा काम करती है, तो वो अपना प्रोजेक्ट लगाने में कोई EPC कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है कि जी सीमेंट प्लांट लगाने का उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो उसी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं।
तो वो उसमें फिर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास प्रोजेक्ट की होती हैं। उसमें हमारे इंजीनियर्स का जो है ना वो वही बात है कि डिफरेंट रोल्स में काम कर रहे होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आजकल थोड़ा एक मामला जो है वो ये है कि उसको जो है ना इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की जो नॉलेज है ना वो उसकी एक ज़रूरत बन गई है, जो जिसकी ज़रूरत को देखते हुए आपने देखा होगा कि वो आजकल नई टेक्नोलॉजी की जो है वो काफ़ी करामद है, मेकाट्रॉनिक्स। तो अदरवाइज एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल को समझे, क्योंकि हाइड्रोलिक इक्विपमेंट या न्यूमेटिक इक्विपमेंट जितना भी है उसको डील करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन को समझना पड़ता है। तो वो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझसे रिलेट नहीं रखता जी, अब इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को किसी को बुलाएं। तो उसकी छोटे मोटे जो मसले हैं, कोई सोलेनॉइड वाल्व्स वगैरह को डील करना, उनकी डिफरेंट लिमिट्स को आपका समझना, ये आपको हेल्प करता है। ये जो दीगर इंडस्ट्रीज है ना जो एयरलाइंस वगैरह की है या एरोप्लेन्स को जो मेंटेनेंस का काम करती हैं, डील करती हैं, या मर्चेंट नेवी में कोई चला जाए, शिपिंग लाइन में, तो उसमें तो आप यूँ समझें कि कम लोग ज़्यादा काम करते हैं, वो ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑन बोर्ड। तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर ठीक ठाक जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह का काम उसके अपने इक्विपमेंट से रिलेटेड जितना भी है उसको वही खुद ही डील करता है। उसके लिए कोई इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं रखे हुए होते। वो वही मैरीन इंजीनियर जो होता है वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, बट वही उसी के इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रॉब्लम्स और इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम्स जो अपना उसका इक्विपमेंट है उसके साथ जितना भी एफिलिएटेड है वो सारा जो है ना वही उसी को डील करना होता है। तो आजकल के जो मामला हैं उसमें मैं मैकेनिकल के स्टूडेंट्स से कहूँगा कि वो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन को समझें, उसकी फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह उनके अपने इक्विपमेंट्स के साथ जो लगी होती है उसको ज़रा समझें। और चूंकि ये आज मेनली आपने जो वेबिनार अरेंज किया ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से अप्लाई करें और किस तरह से जॉब हंटिंग करें, तो वो सारे मामलात जो है ना वो ये है जिस तरह से अदनान साहब ने भी आपको बताया था कि किस किस तरह से किस किस इंडस्ट्री में आपने अप्लाई करना है, वो सारे आपको बता चुके हैं कि इंटरव्यू जो है वो आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है और वो सारा सीवी मेकिंग और इस तरह से। तो यकीनन उन्होंने आपको बताया होगा कि ये किसी भी इंडस्ट्री में जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो ये है कि पाकिस्तान में अब कौन कौन सी इंडस्ट्री है वो भी उसको इंजीनियर को मालूम हो तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा ये कि फिर वो उसी इंडस्ट्री के बारे में भी जितना हो सके वो उसके बारे में स्टडी करे, जिसके लिए पर्टिकुलरली वो अप्लाई कर रहा है उसके सारी चीज़ें वो स्टडी कर ले नेट के थ्रू, उसकी वेबसाइट पे या डिफरेंट लोगों से किसी के रेफरेंस से उस इंडस्ट्री में वो कोई ऐसा आपको रेफरेंस कोई बंदा मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सिफारिश करे और वो वहाँ पे आपका इंटरव्यू पास करवाए या टेस्ट करवाए। आप उससे जस्ट उस इंडस्ट्री के बारे में पूछ लेंगे, सर आप जस्ट मुझे इतना बताएं, मतलब कि आपके पास मामला क्या है, किस तरह से हैं, किस तरह का इक्विपमेंट लगा हुआ है, एक इंजीनियर वहाँ पे किस तरह से काम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर वहाँ पे क्या मामला डील करता है, एक मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ पे क्या मामला डील करता है। फिर उन चीज़ों को आप स्टडी करके जाएं। तो वहाँ पर जो टीम बैठी होगी, जो जूरी बैठी होगी, यकीनन उनको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उनको पूरे पाकिस्तान के नहीं करने या उनको पूरे सेक्टर के नहीं करने, उन्होंने अपना प्लांट चलाना है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बंदे रखने हैं। तो वो आपसे उसी के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे या वो ये सोच रहे होंगे कि हमें किस तरह से ये बच्चा फ़ायदा दे सकता है। तो आप उसको स्टडी करके जाएं, वहाँ पे जिस तरह का इक्विपमेंट है वो आजकल के हिसाब से उसके मैन्युफैक्चरर्स कौन हैं और उसके जो भी मामलात हैं उनको थोड़ा जितना हो सके वो समझ के जाएं, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। वो इंटरव्यू जो होता है तो उसके लिए काफ़ी खुशी की बात होती है कि जो हमारा
हमारे पास जो ज़रूरत है यार, ये तो उसके बारे में माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। बाकी दीगर आप जितनी मर्जी नॉलेज रखते हैं वो ठीक है, एक एज ए इंजीनियर आपके लिए फ़ायदेमंद है, मगर वो जो पर्टिकुलरली उसको बंदा जिस अपने प्लांट के लिए चाहिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए, वो फिर वो उसका वहाँ पर ही उसका ज़हन रहता है कि वो मुझे तो इसी में काम लेना है। अब बेशक एक स्टूडेंट कोई डिज़ाइन में ठीक है कि वो बहुत उसकी नॉलेज है, मगर एक मेंटेनेंस इंजीनियर उसको चाहिए किसी प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए, तो वो उससे कंसर्न नहीं है कि वो डिज़ाइन में कितनी नॉलेज रखता है, वो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उससे मतलब चाहेगा कि ये इसमें कितनी इसकी एबिलिटीज है। तो ये है कि उसको बिल्कुल जितना हो सके स्टडी करके जाएं, कोई रेफरेंस हो तो उससे आप सारा पूछ कर जाएं, उसके बारे में तैयारी करके जाएं। ये इंडस्ट्री बहरहाल जो मैंने बताई हैं आपको, ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं इस वक्त, और इनमें अप्लाई करें, टेस्ट की तैयारी करें, अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं बस उन पर ग्रिप रखें। वो पूरा सिलेबस जो है 4 साल हम पढ़ते हैं वो पूरा कोई नहीं पूछता, बस प्रिसाइजली जो है अपने 2-3 जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं बड़े, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, और बाकी वो इंडस्ट्री क्या कर रही है उसको आप जहन में रख के जाएं, तो वो इंशाल्लाह फिर मामला जो है वो ठीक रहते हैं उससे। तो ये था, मैं अभी यहाँ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा, और मैं अदनान साहब से कहूँगा कि वो मज़ीद कोई आपसे कोई क्वेश्चन आंसर हैं या जो भी हैं उनको कंटिन्यू कर लें। अभी बुरे मान सुन रहे हैं आप? जी जी खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी लें ऑडियंस के जो क्वेश्चन है वो ज़रा पूछ ले। जी अदनान जी साहब आगे बेशक बेशक जी, क्वेश्चन आंसर हम पूछ लें, कोई अगर करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अगेन, जी जी वालेकुम Adnan is सलाम। with you. You may ask any question from our discuss material or whatever you have, you may ask. सर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है सर, मैं ऑडिबल हूँ आपको सर? जी बोलें। क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर टेक्निकल स्किल्स रिगार्डलेस ऑफ यूनिवर्सिटी? टेक्निकल स्किल्स देखें, टेक्निकल स्किल्स तो इम्प्रूव, वो जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको मस्ट विजिट सम इंडस्ट्री, उसके बगैर कोई दूसरा नहीं होता। अच्छा, एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था, इसी से रिलेटेड जो अभी आपने अहमद क्वेश्चन मेरे सामने पुट किया है, इसका मैं आंसर करूंगा। ये फर्ज करें कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आपको बेसिक पहले चाहिए, बेसिक चाहिए, जहां बेसिक मिल सकती है वो आपकी गली के नुक्कड़ पे बैठा हुआ एक इलेक्ट्रिशियन भी दे देगा। सही है। आपकी जो गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पे मैकेनिकल वालों को बेहतरीन किस्म का ऑटोमोबाइल का नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो नॉलेज है ना, बेसिक इस तरह का नॉलेज हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल है। हम क्या इंजीनियर्स क्या करते हैं, हमने शर्म करते रहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यार मैं इंजीनियर हूँ, मैं किसी इलेक्ट्रिशियन से जो घर में वायरिंग और आपकी मोटर्स वगैरह सही करता है, मैं उसके पास जाऊंगा। ये एक बेहतरीन तरीका है, और और यकीन माने कि मैं ये काम कर चुका हूँ। मैं एक इलेक्ट्रिशियन के पास, वो मेरे दोस्त है, मोहल्ले में हर किसी को किसी भी मोहल्ले में इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल होता है, आप उसको विजिट करें, उसके साथ उसकी शॉप पे जाकर बैठें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके साथ टूल उठा के लोगों के मोहल्ले में घर घर घूमें। यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल का बेहतरीन बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का बेहतरीन नॉलेज आप इन वर्कशॉप से ले सकते हैं। देखें, वर्कशॉप के अंदर वर्नियर कैलिपर, माइक्रो गेज, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, इस तरह के जो टूल्स हैं यूज हो रहे होते हैं, और इन टूल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और आप जब वहां जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। सेकेंडली, आपने किसी इंडस्ट्री पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप करें। आप इसको मत सोचें कि मुझे स्टाइपेंड कोई देगा तो मैं जाऊंगा। आप इंडस्ट्री में जाएं, किसी की भी दोस्त, किसी भी रेफरेंस को ढूंढ के किसी इंडस्ट्री में जाएं और वहां पे इंटर्नशिप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप करें। देखें, एक बात अपने पल्ले बांध लें, पंजाबी में कहते हैं अपने पल्ले बांध लो। एक कोई किसी को नहीं सिखाता, याद रखें। आपने पकड़ पकड़ के सीखना होता है, आपने खुद जाना है किसी इंडस्ट्री के अंदर। वो आपसे अगर आपको 6 घंटे बिठा के सिर्फ आधा घंटा भी देते हैं ना कि आज जी आओ, हाँ क्या मसला है आपका, आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछें,
उनकी फील्ड विजिट करें। तो ऐसे सीखना पड़ता है इंटर्नशिप के ऊपर। मैंने भी ये इंटर्नशिप की हुई है। मैं आपको वो तमाम रास्ते बता रहा हूँ कि जिसको आप अडॉप्ट करते हो यू कैन बी अ बेटर इंजीनियर इन फ्यूचर, और आपको इसमें शर्म हरगिज फील ना करें। इंजीनियर अच्छा, एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इट वाज टोल्ड टू अस दैट इंजीनियर डोंट वर्क विद द हैंड। ऐसे कहा जाता है कि इंजीनियर हाथ से काम थोड़ी करना। भाई हाथ से काम नहीं करना, आप बताओगे ना काम करने के लिए, तो काम करने के बताने के लिए तो आपको आना चाहिए ना। तो इस वजह से आप इनिशियली अपना नॉलेज ऐसा रखें कि सारी आपको टेक्निकल स्किल्स इंडस्ट्री के अंदर पता होनी चाहिए। और ये मुझे दो रास्ते, एक इंटर्नशिप और एक जो मैंने बताया अपनी जो लोकल जो है छोटी शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ अवेलेबल, आप वहाँ पे जाके करें। अहमद साहब, क्लियर हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर? जी सर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई है तो बताएं। जी सर, is it necessary to do MS after bachelor degree, and in which field we can get job opportunity? The power need explanation. अहमद साहब, थोड़ी सी मुझे इंटरप्शन आ गई है, थोड़ी सी, काइंडली कुड यू रिपीट योर क्वेश्चन? जी सर, वो कह रहे सर, is it necessary to do MS after bachelor degree, and in which field we can get job opportunities? The power Oh, wow, great question. Send a thumb from my side to that guy जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मुझे एड्रेस करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है जी, ये मेरी समझे कि ये डेफिशिएंसी है मेरी तरफ से, मैंने क्यों नहीं किया, ये करना चाहिए था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आंसर करता हूँ आपको। देखें, if you want to be a part of any organization that is like either from a process industry, manufacturing industry, ठीक है, इन दोनों में आपको एमएस बिल्कुल नहीं चाहिए। एमएस के अंदर अपना दिमाग बिल्कुल ना खपाएं। पहली बात, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपने मस्ट एमएस और पीएचडी करनी है, ये एजुकेशन सेक्टर के लिए होता है। ठीक हो गया, ये तो इतना मैं आपको बता दूं। अगर R&D में जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाते हैं, आप पहले एक डिफरेंस समझे कि बीएस जो लेवल होता है ना, बीएस लेवल के अंदर हम सारी ही वो चीजें पढ़ती हैं जो एक इंडस्ट्री को रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेवल की चाहिए होती है। हम उसमें रिसर्च नहीं कर रहे होते, मींस के इन्वेंशन की तरफ हमारा नॉलेज हम गेन नहीं कर रहे होते। आप अपने सब्जेक्ट उठा के देख लें, आप खुद देखें कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट या कोई नया प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, उससे रिलेटेड आप खुद ही अपने सब्जेक्ट देख लें कितने आप पढ़ते हैं। तो जो बीएस लेवल है ना, ये एक ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस करता है जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वालों को दिए जाते हैं। इसमें फिर रिसर्च एंड डेवलप वाले कुछ पिक कर लेते हैं जिनका नॉलेज रिसर्च एंड डेवलप का बहुत अच्छा होता है। तो आपको एमएस बिल्कुल नहीं चाहिए अगर आप किसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाह रहे हो जो कि R&D नहीं करती, जो कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे खलील साहब ने आपके साथ काफी इंडस्ट्री डिस्कस की, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपने एमएस करना है, उसका पीएचडी करनी है, तो इट मींस योर पाथ इज टुवर्ड्स एजुकेशन सेक्टर। यू वांट टू जॉइन सम यूनिवर्सिटी एज प्रोफेसर, एज लेक्चरर, ये है इसका मकसद। अहमद साहब, क्लियर हो गया? जी सर। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन है सर, तो इसका हैंड रेज है, मैं माइक ऑन कर देता हूँ। Ahmed, I'm not listening to this person. I'm not able to listen to this person. There's too much interruption on that side. सर अब जी जरा बोले तो आप। Ahmed, ask him to speak. जो भी हमारे क्वेश्चन हमसे आज पूछना चाह रहे हैं वो काइंडली बोले, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी माइक अलाउ कर दिया मैंने इनको, कोशिश करें आप दोबारा उमैर अशरफ तूर पूछना चाह रहे हैं। मोहम्मद हसन तारिक आपकी तरफ से हैंड रेज है, क्वेश्चन
मोहम्मद रहबर सईद, कौन पूछना चाह रहा है? अहमद, यहाँ पे टाइप का ऑप्शन नहीं है कि वो टाइप करके हमें क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर दें। सर आप क्लियर है? हाँ जी अभी क्लियर, बोलें। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पे बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, जो कि यानी कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो सर हमारा एक एमएस का एक एज होता है कि यानी कि उसको प्रायोरिटी दी जाती है बीएस पे। अच्छा, काइंडली टेल मी योर नेम। रहबर सईद। हाँ रहबर जी, रहबर, अच्छा क्वेश्चन किया आपने और बड़ा अच्छा किया आपने पूछ लिया। देखिए पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपको एक पॉइंट क्लियर करूं कि जितनी भी अभी खलील साहब ने जितनी भी इंडस्ट्री आपके साथ शेयर की है, इसमें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेन डिपार्टमेंट जो कि रन कर रहे होते हैं प्लांट को। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही हायर किया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज आपके सामने इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं खलील साहब ने, हर इंडस्ट्री के अंदर जब भी आप एक कंट्रोल इंजीनियर की या आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की पोस्ट देखें तो वहां पे आपने ही अप्लाई करना है। तो ये मत सोचें कि कमी है, जितनी मैकेनिकल की अपॉर्चुनिटीज हैं, जितनी इलेक्ट्रिकल की अपॉर्चुनिटीज हैं, उतनी ही इसकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। चलें ठीक है, थोड़ा सा आप मार्जिन दे दें, थोड़ी कम कर लें, लेकिन ऐसे हरगिज नहीं है, ठीक है। रहबर क्लियर हो गया आपको? क्या काम है यस सर। इसमें? इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट को कंट्रोल की जॉब और इंस्ट्रूमेंट की जॉब पे अप्लाई करना है। यस सर। सर अगर कोई ऐसी कोई इंजीनियरिंग कर रहा है जिसका यहाँ पे जॉब बहुत कम है, तो सर उसके लिए एज होगा एक एमएस का बाहर के ममालिक के लिए या यहाँ के लिए ही? अच्छा देखें, अभी जैसे मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे भी जॉब्स की कमी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की, लेकिन अगर आप फॉरेन में जाएंगे वहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही है, वहां पे बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या है, मींस कि आप इसी डिग्री के ऊपर बाहर भी जॉब ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं है जो कि एक यूरोप की यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड है या यूएई की यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड, क्योंकि वहाँ पे सारे फॉरेनर्स और बड़ी अच्छी जहाँ पे वहाँ पे मतलब कमाल के वो वहाँ पे प्रोफेसर पाए जाते हैं ना, वो लोग पाए जाते हैं जो खुद बुक्स लिखते हैं, ठीक है। तो वो उनके एजुकेशन लेवल बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो इस वजह से आपको अगर बाहर आप जॉब करना चाह रहे हो, एज अ फ्रेशर करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप वहाँ पे जैसे जर्मनी है, इटली है, जो फिनलैंड है, स्वीडन है, इस तरह की कंट्रीज में आप अप्लाई करके वहाँ पे आप वो कर सकते हैं, एमएस करें और सिर्फ एमएस के बहाने जाएं, ठीक है। इसको ग्राउंड बनाएं आप एमएस को और बाहर जाएं और फिर वहाँ पे आप जॉब करें। इस समय थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन का लेवल वो लोग हमें अच्छा इतना नहीं समझा जाता। हम तो समझते हैं कि यार हमने सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन वो हमें इतना अच्छा रेट नहीं करते, रेटिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं 14 बैच यूजी टेक्सला मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है यूजी टेक्सला से 14 to 18, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। तो तकरीबन अब तक मैं फ्रीलांसिंग ही करता रहा हूँ, मतलब ओवरऑल, और डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी की हैं, लर्निंग कंटिन्यू रखी है, डिफरेंट स्किल्स भी लर्न की हैं। मैं अब सवाल ये करना चाहता हूँ कि अब इस स्टेज पे आके अगर मैं किसी इंडस्ट्री में अप्लाई करता हूँ, क्या वो मुझे कंसीडर करते हैं जॉब के लिए, क्योंकि मेरा पीछे कोई इंडस्ट्री रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस हवाले से सवाल है। जी बिल्कुल। देखें, जो जॉब का मामला है ना, अगर मैं बिल्कुल एक आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो ये रिस्क का मामला है। अल्लाह ताला जो है ना, वो अल्लाह ताला इस मामले को देख रहा है, ठीक है।
तो जॉब बिल्कुल आपको मिल सकती है जी, जॉब क्यों नहीं मिलेगी आपको। और आपके पास एक प्रॉपर ग्राउंड है, अगर आपसे पूछें कि जी आपने 4 साल जॉब क्यों नहीं की, आप कह सकते हैं कि जी आई वाज डूइंग फ्रीलांसिंग, आई वाज अर्निंग इनफ मनी फ्रॉम फ्रीलांसिंग। तो आपने नहीं ज़रूर महसूस की, ठीक हो गया ना। तो ये आपके पास प्रॉपर एक ग्राउंड है, मतलब एक जॉब ना मिलना और एक आप फ्रीलांसिंग करके वहाँ से आप अर्निंग कर रहे थे, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। और आपको इंशाल्लाह वही ना, मैं देखे ना, किसी चीज़ की आप जॉब की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह ताला के मामलात हैं। बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको अभी तक जॉब आपने, क्योंकि आपने उस समय की भी नहीं, आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड थे, वो करते रहे, अभी आप करना चाह रहे, तो बिल्कुल जी इसमें कोई ऐसा, क्योंकि जो आपको शॉर्टलिस्ट करने वाला होता है ना, वो ये हरगिज ये बात नहीं देख रहा होता कि यार 5 साल वेला रहा, 6 साल वेला रहा, वो नहीं देख रहे होते। सही। जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? ये मोहम्मद असगर साहब है मेरे को क्वेश्चन करना चाह रहे। जी असगर साहब। मोहम्मद हसन तारिक क्वेश्चन करना चाह रहा है। जी जी मेरी आवाज आती है आपको? हेलो। जी जी बोले बोले। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल ये था कि क्योंकि मेरे पास कोई इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि मैं एज जल्द अज जल्द जॉब हासिल कर सकूं, और कौन से स्किल्स मुझे लेने चाहिए इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मुझे मेरे काम आ सके। मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशन भी की हैं, कोर्सेरा को एक्सप्लोर किया, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख ली, मतलब काफ़ी टाइम मेरा ऑनलाइन लर्निंग में ही कंज्यूम हो जाता है, और मेरे पास टाइम भी काफ़ी शॉर्ट रहता है। मैं इसको कैसे मैनेज करूं? हाँ जी देखें, आप पहले तो ये वही बात जो हमने बात की, स्टार्ट जो मेरे वाला पोर्शन था ना, उसमें हमने ये क्या बात की थी कि आप जिस इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाह रही हैं, तो आपने उसका रिलेटेड नॉलेज करना। आप जो अभी नॉलेज बता रहे हैं ये दैट एसोसिएटेड टू वेबिनार, ओ सॉरी फ्रीलांसिंग, तो आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ये सारा आपका नॉलेज है। तो आपने अभी क्या करना है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में आपका एक देखिए टारगेट होता है कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, तो आपको स्टार्ट भी देखिए गैप आ गया उसके अंदर, और आपको करना ये पड़ेगा कि कहीं पे आप इंटर्नशिप वगैरह लें, किसी की रेफरेंस की से लेके आप किसी इंडस्ट्री में इन हो, वहाँ से आप इंटर्नशिप के जरिए रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज लें। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं फ्रीलांसिंग में टाइम काफ़ी आपका आपने यूज़ कर लिया है, तो गैप आ गया, तो उसको आप फुलफिल करने के लिए आपको एक इंडस्ट्री के से एसोसिएट होके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। हाँ, आप अगर कोई ट्रेनिंग जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जैसे कि डेस्कॉन के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर लें। वहाँ पे ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग बहुत सारी जगहों पे ट्रेनिंग होती है मैकेनिकल से रिलेटेड, और वो हायर किए करते हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, वो कोई ऐसा प्रोग्राम देख के आप अपनी डिग्री से रिलेटेड इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज अभी लें, अगर आपने इन होना है तो वो। और ये सबके लिए बात है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है जिनका गैप आ गया। वही मैं पहले भी कहा था कि आप इंटर्नशिप लें और देखें कि आप नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज अभी लें। आपने जो थ्योरी स्टडी की है वो इतनी जो इफेक्टिव नहीं है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो आपका शॉर्ट लिस्ट होना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए आप प्रैक्टिकल नॉलेज किसी जगह भी से लें, ताकि अपनी जो थ्योरी रीड की हुई है आपको उसको जस्टिफाई कर सके, ये है और प्रैक्टिकल ये है। ठीक है जी। सर अब सेशन एंड करते हैं सर, मगरिब का टाइम होने वाला है सर, तो आप जी ये जो चलिए क्वेश्चन ठीक है पूछे जी। एक्सटर्नल, ये दो एक दो क्वेश्चन है, इनसे पूछें अगर। जी जी पूछ लें अगर किसी का क्वेश्चन है, ये जरा जल्दी एक फिर एंड क्वेश्चन करते आ हैं। रहा है, जी जी पूछे पूछे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब एहसान है सर। ठीक है जी। सर अजान हो रही है तो जी जी म्यूट कर लेते हैं, 2 मिनट म्यूट आप अपनी साइड में म्यूट कर दें। अहमद आप किसी और का क्वेश्चन है तो देख लें। शोएब अदनान हम भाई आपका क्वेश्चन लेंगे।
बात कर रहा हूँ। जी क्या क्या हाल है? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। अस्कर बात कर जी रहा हूँ अस्कर साहब क्या हाल है आपके? जी जी असगर साहब, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन बताना क्या है? आपने तो हमें समझाना है, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे दें अपनी। भाई, थैंक यू, आपने लिंक शेयर किया और मेरा माइक जो है आपने इनेबल किया, थैंक यू। मुझे क्वेश्चन ये पूछना, आई डोंट नो पहले ये कवर हुआ है कि नहीं, थोड़ा लेट ज्वाइन किया है मैंने। जो जैसे सर्टिफिकेशंस होती हैं पीएमआई की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, या आई डोंट नो और भी टेक्निकल या मैनेजमेंट के लिहाज से होती होंगी। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 2-3 साल का इनिशियल, आउट ऑफ 13-14 इयर्स। तो कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जो कि फ्रेश स्टूडेंट्स या रिलेटिवली फ्रेश स्टूडेंट्स जो हैं जो जिन्होंने रिसेंटली इंजीनियरिंग की है वो कर सकते हैं? सॉरी अगर ये पहले आपने कवर कर लिया है तो। नहीं नहीं असगर साहब, ये हमने शेयर तो नहीं की, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह इंडस्ट्री के अंदर 11-12 साल मैंने गुजार ली हैं, इन सर्टिफिकेशन का पाकिस्तान में मैंने तो आज तक कोई फ़ायदा नहीं देखा। ठीक हो गया, इन सर्टिफिकेशन का जैसे मेरे दोस्तों ने पीएमपी भी कर लिया, ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कर ली। तो इन पाकिस्तान में रहते हो इन सर्टिफिकेशन का फ़ायदा अभी तक मैंने नहीं देखा। जो भी मेरे प्राइवेट सेक्टर के दोस्त हैं या गवर्नमेंट में हम जॉब कर रहे हैं, तो मैंने किसी को ये कहते नहीं देखा कि यार ये सर्टिफिकेशन होती तो मेरी प्रमोशन हो जाती, ये सर्टिफिकेशन होती तो मेरी किसी सेक्टर में जॉब मिल जाती। तो मैं जो फ्रेशर्स हैं, देखिए फ्रेशर्स को मैं वैसे ही रिकमेंड नहीं, हरगिज़ ये नहीं करूँगा कि आप अभी सर्टिफिकेशन करें। सर्टिफिकेशन कीजिएगा जब आप प्रोफेशनल बन जाएँ, इंडस्ट्री के अंदर आ जाएँ, फिर ज़रूर कीजिएगा। मैं इवन आपको एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप एमएस की तरफ, वो जो तमाम स्टूडेंट जो रहना भी इंडस्ट्री में चाहते हैं और एजुकेशन सेक्टर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, वो अभी अगर एमएस का सोच रहे हैं तो एमएस भी बिल्कुल ना करें। उसकी अस्कर साहब ये सुन रहे हैं ना आप? उसकी वजह ये है कि जितना भी जी मैं सुन रहा हूँ, जी किया हुआ है। जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जब तक हम उसको इंडस्ट्री के अंदर देख नहीं लेते एक बार, जैसे मैंने कोई भी, जैसे मैंने भी एमबीए किया, मैंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का भी किया, उसका मुझे ना फायदा तब मुझे फील हुआ। मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ तक बताया कि अगर मैं इंजीनियर प्रोफेशन नहीं होता तो मुझे इस डिग्री की समझ भी नहीं आती, इस सर्टिफिकेशन की समझ भी नहीं आती, क्योंकि हम वो सारा क्या होता है इंडस्ट्री से लिंक हो रहा होता है कि आपने इस सच एंड सच पोस्ट के ऊपर कैसे काम करेंगे आप, ठीक है, और ये फाइनेंस के, एचआर के ये जो मैटर्स हैं, या कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आप करते हैं, सर्टिफिकेशन पीएनपी जिस तरह है, तो आपको फायदा तब होता है जब उससे रिलेटेड आप जॉब कर रहे होते हो और आप एक प्रोफेशनल रेट पर, अदरवाइज तो आपको समझ नहीं आती। जैसे आपका जो बीएससी लेवल का नॉलेज है ये इनफ है आपको जॉब लेने के लिए, और इंडस्ट्री में जब आपको देखेंगे कि ये तो नॉलेज मैंने जितना कोई स्टडी किया हुआ है ये तो उससे ज्यादा, और ये इतनी तो एप्लीकेशन इसकी है नहीं। पहले आप इंडस्ट्री में आए, देखें कि किस तरह की सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है। आप ऐसे ही सर्टिफिकेशन उठा के, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँ कि आप ऐसे ही सर्टिफिकेशन उठा के कर लें। अपनी रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट देखने के पहले आप जॉब करें किसी जगह पे, आपको अकॉर्डिंगली आप उस तरह की सर्टिफिकेशन लें। बिला वजह कोई भी सर्टिफिकेशन लेने का फायदा नहीं है। अब वही बात कि आपकी डायरेक्शन पहले हो, सेट हो कि आप किस तरह जॉब कर रहे हैं, क्या आप गेन कर चुके हैं, तब आपको फायदा होता है। अगर मैं समझता हूँ कि मैं नहीं करनी चाहिए, जिस तरह एमएस में कह रहा हूँ नहीं करनी चाहिए फ्रेशर को जो कि एजुकेशन सेक्टर में जा रहा, जो इंडस्ट्री में जॉब करनी है उसको एमएस जैसे नहीं करना चाहिए। वो पहले देखिए प्रैक्टिकल, मोटर क्या होती है, जनरेटर ट्रांसफार्मर क्या होता है, टर्बाइंस क्या होती हैं, कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं, ये सारे जब देख लेगा तो उसको ये जो नेक्स्ट हायर लेवल की स्टडीज हैं, ये सर्टिफिकेशन भी मैं समझता हूँ कि हायर लेवल की स्टडी है जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, कि एक इंडस्ट्री से उसका रिलेशन है, एक फ्रेशर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इसको पेंडिंग रखें, नहीं करें, फ्रेशर ना करें। बाकी जो सर्टिफिकेशन हैं वो फिर जो इंडस्ट्री में एक प्रोफेशन होता है उसको पता होता है कि मैंने कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है। अपनी सर्टिफिकेशन को पहले देखें, जॉब से रिलेट करें, फिर बड़ी सर्टिफिकेशन करें। नेक्स्ट जी कोई क्वेश्चन है? But seems like most of our questions are answered. So with this, I would like to conclude our webinar word. Jazakallah sirs for making the event with your presence and giving us your valuable time. We are highly obliged to you have both board with us. Thank you. I would like to thank the entire audience and special mention to the collaborator of this webinar who gave their best to make this event a successful one.
Team IEEE Student Branch UT Texla is truly grateful to the prestigious universities of Pakistan that include IEEE Student Branch High Tech Texla, IEEE Student Branch GK Swabi, IEEE PAS Lahore. Your cooperation and hard work to promote this webinar are indeed praiseworthy. ओके थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अपने अहमद।